हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू द डे 2 ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्स, जिसमें हम अगले 6 महीनों में 11th और 12th के फिजिक्स का पूरा सिलेबस कवर करेंगे फ्रॉम जीरो टू जेई एंड नीट लेवल। दोस्तों, इस कोर्स को कैसे फॉलो करना है उसका एक बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एक बार जाके उसको आप जरूर देख लेंगे। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि लेक्चर्स को फॉलो कैसे करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको आपको मूवी की तरह ट्रीट नहीं करना है। पेन एंड कॉपी लेके बैठना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। दूसरी बात, आप अगली स्लाइड पे तब तक नहीं जाएंगे जब तक पिछली स्लाइड के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाएं और सारे फॉर्मूले याद ना हो जाएं। तीसरी बात ये कि अगर आप ड्रॉपर हैं और आपको लगे कि आपने चीज़ों को पहले से पढ़ रखा है, फिर भी आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। आप 1.25 या 1.5x स्पीड पे देख लेंगे, जिससे आपका एक बहुत ही क्विक एंड डिटेल रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको वीडियो थोड़ा सा फास्ट लगे, इसलिए क्योंकि यहाँ सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई की बातें होंगी, कोई इधर उधर की बात नहीं होगी। और मैं चीज़ों को बहुत बार बार रिपीट नहीं करूँगा। तो अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करके पीछे चले जाना और फिर से दोबारा देख लेना, ठीक है। लेकिन कोशिश करना कोई भी कॉन्सेप्ट एक बार में समझना, इससे तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन बना रहेगा और क्वेश्चंस को एक बार में समझने की आदत होगी, ठीक है। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल का क्यों ना हो, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना है मेरे सॉल्व करने से पहले, ठीक है। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो फिर रिज्यूम करके सोल्यूशन देख लेना कि आखिर तुमने कहाँ गलती की है ना दोस्तों, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। चलिए, अब हम अपने टॉपिक में एंटर करते हैं, जिसका नाम है वेक्टर। तो दोस्तों, फिजिक्स को अगर हम एक ऑटो रिक्शा समझ लें तो इसको जो 3 पहिए हैं उनमें से एक है डिफरेंशिएशन, एक है इंटीग्रेशन और एक है वेक्टर। यानी फिजिक्स नाम की जो गाड़ी है वो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर नाम के पहियों पे चलती है। तो बहुत ज़रूरी है कि इनमें जो हवा है वो ठीक ठाक रहे, तब जाके हम इस गाड़ी में बैठ के अपनी जर्नी को बहुत स्मूथली कवर कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए, इससे पहले कि हम अपनी जर्नी स्टार्ट करें, वेक्टर नाम के पहिए में हवा भरते हैं, यानी वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। तो दोस्तों, ऑल दी क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल, हर वो चीज़, हर वो क्वांटिटी जिसको हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और जिसका यूज़ हम करते हैं फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करने में, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम किसी चीज़ का मास मेजर कर सकते हैं कि वो कितने केजी का है। जब भी हम दुकान पे कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, जैसे आलू खरीदने जाते हैं, हम कहते हैं कि 5 केजी आलू चाहिए, तो हम मास ही तो मेजर करने को बोल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। टाइम, हम जब भी घड़ी देखते हैं तो हम टाइम मेजर करते हैं, ठीक है। टाइम को हम आवर में, सेकंड्स में, मिनट में मेजर करते हैं। डिस्टेंस, है ना, मीटर में, किलोमीटर में ऐसे मेजर करते हैं, फिट में, इंच में। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर में, किलोमीटर में मेजर करते हैं। हालांकि दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है डायरेक्शन का, जो हम आगे चल के देखेंगे। स्पीड, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, है ना, जब गाड़ी हम चलाते हैं तो हम स्पीड भी देखते हैं। वेलोसिटी, ये भी, इसका भी यूनिट वही होता है, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। लेकिन दोनों में डायरेक्शन का एक डिफरेंस आता है, ये हम आगे क्लियर करेंगे। एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको याद होगा किसी भी चीज़ को जब छोड़ा जाता है तो वो नीचे गिरता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को भी हम मेजर करते हैं। फोर्स, इसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं, 10 न्यूटन का फोर्स, 20 न्यूटन का फोर्स। एनर्जी, आपको याद होगा जूल्स में मेजर करते हैं, है ना दोस्तों। ये जितने भी एग्जांपल्स है वो वही है जो हमने 9th-10th में पढ़ा है, ठीक है। तो इसको हम जूल्स में मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, ये हम 10th में पढ़ते हैं और आपको याद होगा एम्पियर में मेजर करते हैं। वोल्टेज, इसको वोल्ट में मेजर किया जाता है। रेजिस्टेंस, ओम में मेजर करते हैं, है ना दोस्तों। तो फिजिकल क्वांटिटीज तो बहुत हैं, अगर हम लिखने जाएं तो पूरा बोर्ड भर जाए, है ना। तो एक काम करते हैं, हम एटसेट्रा लगा देते हैं, ठीक है। चलिए, अगला कॉन्सेप्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो दोस्तों, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई भी नंबर और आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट से, ठीक है। नंबर को यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड मिलता है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो दोस्तों, हम एक नंबर लेते हैं 7 और कोई भी एक यूनिट लेते हैं, किलोग्राम लेते हैं। तो आप बताएं कि ये 7 किलोग्राम क्या है, तो आप बोलेंगे मास है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ मास कहना ठीक नहीं होगा, हम इसको बोलेंगे ये मैग्नीट्यूड ऑफ मास है। शॉर्टकट में हम मास कह देते हैं, लेकिन ओरिजिनली देखा जाए तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ मास है,
ठीक है। एक और दूसरा नंबर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 10, और एक यूनिट लेते हैं न्यूटन। अब मैं पूछूं कि ये क्या है, तो न्यूटन में तो हम फोर्स को मेजर करते हैं, इसका मतलब ये है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। क्लियर है? अगर मैंने लिखा 70, एक सेकंड दोस्तों, अगर मैंने लिखा 70 जूल तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि आगे बढ़ने से पहले मैं एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ, जिसमें ये मेरे शहर बेतिया का 3 लालटेन चौक है, और यहाँ से 5 रास्ते जाते हैं। रास्तों के नाम लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेना। और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है। अब मान लो तुम्हारा घर बेतिया में है, और तुम्हारा कोई दोस्त आता है, और वो अभी फ़िलहाल 3 लालटेन चौक पे यहाँ पे खड़ा है। ऑटो वाले ने ले जाकर उसको वहाँ पे छोड़ दिया है, और उसको पोस्ट ऑफिस आना है। अब 3 लालटेन चौक से ये जो पोस्ट ऑफिस है वो मान लो दोस्तों 1 किलोमीटर है। ठीक है, 1 किलोमीटर है। अब इस दोस्त ने तुम्हारे पास कॉल किया और पूछा कि देखो मैं अभी 3 लालटेन चौक पे हूँ, पोस्ट ऑफिस जाना है, बताओ मैं कैसे जाऊँ। अब हो सकता है उस समय आप गेम खेल रहे हो, आप पबजी या फ्री फायर खेल रहे हो, और आपने हड़बड़ी में कॉल को रिसीव किया और बोला कि अच्छा एक काम करो, सीधा 1 किलोमीटर चलो, पहुंच जाओगे पोस्ट ऑफिस, और आपने कॉल को कट कर दिया। आपको क्या लग रहा है, आपका दोस्त 1 किलोमीटर चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि वो जब देखेगा तो उसको 5 रास्ते दिखेंगे। तो भाई कौन से रास्ते में 1 किलोमीटर चले? अगर वो गलती से इधर चला गया तो जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और जाएगा, लेना का देना पड़ जाएगा। तो वो दोबारा कॉल करेगा ये जानने के लिए कि किस डायरेक्शन में 1 किलोमीटर चलना है। तब आपको अपनी गलती का एहसास होगा और बोलेंगे कि अच्छा हाँ, मान लो दोस्तों कि ये ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, और वाकई है भी। तब आप उसको बोलेंगे कि हाँ 1 किलोमीटर अलोंग ईस्ट तुमको चलना है। अब आपका दोस्त 1 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में चलेगा तो पोस्ट ऑफिस पहुंचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके दोस्त ने आपसे जिस फिजिकल क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन मांगा था उसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड काफी नहीं था, उसको डायरेक्शन भी चाहिए था। बिना डायरेक्शन के ये जो मैग्नीट्यूड है ये इनकम्प्लीट है ना, ये अधूरा है। मतलब अगर आप सिर्फ 1 किलोमीटर कह रहे हैं तो वो 1 किलोमीटर तो छोड़िए, वो 1 कदम में नहीं चल रहा है ना दोस्तों। यानी इस फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। लेकिन चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो तुम्हारे ऊपर पढ़ाई का भूत सवार हो गया, एकदम 24 घंटा पढ़ रहे हो, है ना दोस्तों, दिन रात एक करके पढ़ने लगे, 2-2 दिन पर सो रहे हो, तो क्या होगा? तबीयत खराब होगी, आदत तो है नहीं। तो अब आपके गार्जियन आपको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर आपका चेकअप करता है और कहता है कि कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन लगातार बैठने से थोड़ा अंदर का सिस्टम गड़बड़ हो गया है। तो तुम एक काम करना, रोज सुबह 1 किलोमीटर चलना। ठीक है, रोज सुबह 4-5 बजे उठ के और 1 किलोमीटर चलना। तो डॉक्टर ने भी आपसे 1 किलोमीटर चलने को कहा। क्या आप डॉक्टर से बोलेंगे कौन से डायरेक्शन में, जैसे आपने अपने दोस्त से पूछा था? नहीं। अगर आपने डॉक्टर से बोला भी कि कौन से डायरेक्शन में, तो डॉक्टर आपके गार्जियन से यही बोलेगा कि इसके बॉडी का इलाज बाद में कराना, पहले इसके दिमाग का इलाज कराओ, है ना। तो अब यहाँ क्या है कि यहाँ डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, आपको 1 किलोमीटर बस चलना है। आप 1 किलोमीटर ऐसे भी जा सकते हैं कि 1 किलोमीटर जाएं और ऑटो से वापस आ जाए, या 500 मीटर जाएं और 500 मीटर वापस आ जाए, या 200 मीटर का 5 चक्कर लगा ले, इससे भी 1 किलोमीटर कवर हो जाएगा। यानी डॉक्टर वाले इस इंफॉर्मेशन में मैग्नीट्यूड काफी है, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्शन मीनिंगलेस है, यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज आने लगी जिनमें किसी को डायरेक्शन चाहिए था, किसी को नहीं चाहिए था, है ना। जैसे मास, अब हम दुकान पे तो जाके नहीं कहते हैं कि हमको 5 केजी आलू चाहिए वेस्ट डायरेक्शन में, यानी 5 केजी अपने आप में कंप्लीट है, इसको डायरेक्शन नहीं चाहिए, है ना। टाइम, हम कभी नहीं कहते हैं कि 8:30 बज रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, तो टाइम के पास भी डायरेक्शन नहीं है। लेकिन दोस्तों जैसे फोर्स है, अब मान लो कि ये कोई दरवाजा है, कोई गेट है, अब इसको खोलना है, तो आप जानते हैं खोलने के लिए आपको इसके ऊपर फोर्स लगाना होगा। तो अगर मान लो हम इसको पकड़ के इधर खींच रहे हैं, ऐसे ऐसे खींच रहे हैं, तो खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। आपको ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसे,
ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाके खुलेगा। इसका मतलब सिर्फ फोर्स लगाना ही काफी नहीं है, सही डायरेक्शन में फोर्स लगाना जरूरी है। इसका मतलब फोर्स के पास डायरेक्शन होता है। तो बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज थी जिनको डायरेक्शन चाहिए था, बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज थी जिनको डायरेक्शन नहीं चाहिए था। तो लोगों ने कहा कि क्यों ना फिर हम इनको कैटेगराइज कर लें। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया, जिसमें से एक को हमने कहा स्केलर क्वांटिटी और एक को हमने कहा वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, नो सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्शन। सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व होता है, तो इनके लिए डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं है। जैसे डॉक्टर ने कहा था कि रोज सुबह सुबह 1 किलोमीटर चलो, अगर डॉक्टर ये कहता है कि रोज सुबह सुबह 1 किलोमीटर चलो वेस्ट डायरेक्शन में, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये वेस्ट डायरेक्शन बिना मतलब की चीज़ है? आपका काम तो ईस्ट डायरेक्शन में चलने से भी हो जाएगा, क्योंकि आपका काम तो बस 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो जो स्केलर क्वांटिटीज होंगी उनके पास डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, डायरेक्शन जबरदस्ती कोई देगा तब भी हम उसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और ये ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। जो भी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वो अलजेब्रा के ऑर्डिनरी का मतलब सिंपल, सिंपल रूल्स को फॉलो करते हैं। और सिंपल रूल्स क्या है भाई? अलजेब्रा में हम पढ़ते क्या हैं? अलजेब्रा में हम जोड़ घटाव गुना भाग यही तो पढ़ते हैं। अब जैसे 10 + 10 कितना होता है? 10 + 10 20 होता है, 10 - 10 0 होता है, 10 × 10 100 होता है, 10 / 10 1 होता है। तो 10th क्लास तक हमने जो अलजेब्रा पढ़ा है, जो जोड़ घटाव गुना भाग सीखा है, वो सिर्फ वैलिड होगा स्केलर क्वांटिटीज के लिए। याद रहेगा दोस्तों? ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज, अच्छा एक चीज और है, और इस ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा को हम स्केलर अलजेब्रा कहते हैं। मतलब अब तक हमने जितना जोड़ घटा गुना भाग सीखा है वो सब स्केलर अलजेब्रा है, ठीक है। अब जो वेक्टर क्वांटिटीज है उनके पास मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा, बिना डायरेक्शन के ये अधूरे हैं, ठीक है। और ये सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते हैं, ये एक स्पेशल रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करेंगे जिसको हम वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। और दोस्तों वेक्टर अलजेब्रा में 10 + 10 जरूरी नहीं है कि 20 हो, 20 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे ये भी हो सकता है कि 10 + 10 18 हो जाए, 10 + 10 10 ही रह जाए, इवन 10 + 10 तो 0 भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि वेक्टर्स कौन से डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसी के बारे में हमको पूरे चैप्टर में, वेक्टर के पूरे चैप्टर में हमको यही वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है कि वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, उनका डिवीजन कैसे होता है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है। अब चलिए एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो मास के पास डायरेक्शन नहीं, टाइम के पास डायरेक्शन नहीं, डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं, स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं, एनर्जी के पास कोई डायरेक्शन नहीं, इलेक्ट्रिक करेंट। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट ऐसा लगता है लोगों को कि इसके पास डायरेक्शन है। आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा कि कोई वायर है, इधर से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है ना दोस्तों? तो ये तो जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर पढ़ेंगे उस समय देखेंगे कि ये जो डायरेक्शन होता है वो एक्चुअली कन्वेंशनल होता है, या मैं यूँ कहूँ कि ये जो डायरेक्शन होता है वो एक फिजिकल क्वांटिटी का होता है जिसको बोला जाता है करंट डेंसिटी, ठीक है। ये करंट डेंसिटी का डायरेक्शन है जिसको हम लोग काम चलाने के लिए करंट का डायरेक्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है बस इस मैग्नीट्यूड को ही बोलेंगे, ठीक है दोस्तों, तो याद रखना। और एक और चीज ये है कि जैसे मान लो इधर से 2 एम्पियर का करंट आया, इधर से 4 एम्पियर का करंट आया, तो दोस्तों इधर कितना जाएगा? तो 6 एम्पियर जाएगा। अब आप एक बात बताओ, 2 एम्पियर 4 एम्पियर को आपने तो सीधा सीधा जोड़ दिया, तो सीधा सीधा किस में जोड़ा जाता है, स्केलर में कि वेक्टर में? तो दोस्तों सीधा सीधा स्केलर में जोड़ा जाता है ना। 2 4 6 ये स्केलर में होता है, वेक्टर में जरूरी नहीं है। वेक्टर में अगर ये वेक्टर होता है तो हमको ये देखना होता है कि ये एंगल कितना है, लेकिन हम तो बिना एंगल देखे बता रहे हैं कि 6 एम्पियर है। इसका मतलब हुआ कि जब भी हम करेंट्स को ऐड करेंगे तो हम स्केलर अलजेब्रा यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, वोल्टेज के पास कोई डायरेक्शन नहीं, रेजिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं, एंड एटसेट्रा। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट,
ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि याद है हमने दो एग्जाम्पल्स लिए थे, एक आपके दोस्त वाला जो आपसे पूछ रहा था कि मैं 3 लालटेन चौक पे हूँ और मुझको पोस्ट ऑफिस जाना है। तो आपका दोस्त जो था ना वो आपसे डिस्प्लेसमेंट की जानकारी ले रहा था। और आपने 9th क्लास अगर ठीक से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके पास डायरेक्शन होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। और डिस्टेंस जो होता है उसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। और आपने एक और चीज़ पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। और बात सही भी है, आपके दोस्त के लिए इंपॉर्टेंट क्या था? पाथ इंपॉर्टेंट था, रास्ता इंपॉर्टेंट था, कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन इंपॉर्टेंट था? तो जाहिर सी बात है इनिशियल और फाइनल पोजीशन इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो 3 लालटेन चौक पे था और उसको पोस्ट ऑफिस जाना था, ये इंपॉर्टेंट है। रास्ता तो कुछ भी हो सकता है, अगर 4 रास्ते हैं जाने के, आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, है ना दोस्तों? तो चूंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपके दोस्त को डिस्प्लेसमेंट की जानकारी चाहिए थी, इसीलिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ा था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जो डिस्टेंस होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ पाथ पर डिपेंड करता है, वो रास्ते पर डिपेंड करता है कि वो कितने का है। और याद करिए आपके डॉक्टर ने आपको जो इंफॉर्मेशन दिया था उसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं था। आप कहीं से शुरू करें कहीं खत्म करें, बस रास्ता 1 किलोमीटर का होना चाहिए। इसीलिए आपके डॉक्टर ने आपको जो इंफॉर्मेशन दिया था वो डिस्टेंस का था, और चूंकि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए उन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया था, डायरेक्शन नहीं बताया था। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। चलिए, वेलोसिटी। तो दोस्तों स्पीड जो होता है ना उसी को अगर हम डायरेक्शन के साथ बताएं तो वो वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बोले कि एक गाड़ी है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, लेकिन अगर मैंने कहा कि 5 मीटर पर सेकंड अलोंग ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तब हम उसको स्पीड ना बोल के वेलोसिटी बोलेंगे। द वेलोसिटी ऑफ कार इज 5 मीटर पर सेकंड अलोंग ईस्ट। लेकिन अगर स्पीड बताना होगा तो हम सिर्फ बोलेंगे स्पीड ऑफ कार इज 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर? खैर, और भी डिफरेंसेस हैं वेलोसिटी और स्पीड में, वो आगे चल के जब हम मोशन पढ़ेंगे तो उस समय हम क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला है फोर्स के पास डायरेक्शन होता है, सही है। एक्सेलरेशन के पास डायरेक्शन होता है। टॉर्क एक क्वांटिटी है दोस्तों, टॉर्क रेस्पॉन्सिबल होता है चीज़ों को रोटेट कराने के लिए। जब आप गेट खोलते हैं तो आपका जो दरवाजा है, आपका जो गेट है वो ऐसा रोटेट होता है ना दोस्तों? तो आप ना एक्चुअली उस पर टॉर्क लगाते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे। फिलहाल बस इतना याद रखना कि ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एंड एटसेट्रा। चलिए, एक क्वेश्चन है जो नीट 92 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो दोस्तों स्पीड तो स्केलर है, स्पीड जो है वो तो स्केलर है, तो यही वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। बाकी ये भी वेक्टर है, टॉर्क भी वेक्टर है, एंड डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो दोस्तों अब वेक्टर एक स्पेशल टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हो गई क्योंकि उसके पास डायरेक्शन होता है। तो आखिर हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हुआ कि कभी भी ज्योमेट्री अगर हम ड्रॉ करें, यानी हम किसी भी सिचुएशन का डायग्राम ड्रॉ करें, फोटो बनाएं, तो उसमें हम वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो याद रखना दोस्तों, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक एरो से। ठीक है, जिसमें ये जो सबसे ऊपर वाला है उसको हम हेड कहते हैं, और ये वाला जो है उसको हम टेल कहते हैं। मतलब वेक्टर का भी सर और पूंछ होता है, और इसका जो हेड है वही बताता है कि डायरेक्शन किधर है। मतलब ये जो भी वेक्टर है उसका डायरेक्शन इधर है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि इसका जो लेंथ है, ये जो लंबाई है, लेंथ है, वो मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो लेंथ ज़्यादा होगा, मैग्नीट्यूड कम होगा तो लेंथ भी कम होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो दोस्तों एक ब्लॉक है और उस पर इधर की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो हम ऐसे दिखा लेंगे। अरे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी को एरो से दिखाते हैं। ठीक है, तो इधर की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगा है तो दिखा दिया मैंने।
अब मुझको ये दिखाना है कि ऊपर की तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लगा है, 5 न्यूटन का, तो हम उसको ऐसे दिखा लेते हैं 5 न्यूटन का, ऊपर की तरफ 5 न्यूटन हो गया। अब आपको बताना है, सोचना है, वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन सही है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। सोच लिया? तो दोस्तों ये एक गलत रिप्रेजेंटेशन है। कैसे? तो देखना ध्यान से। ये 10 न्यूटन का फोर्स है और ये 5 न्यूटन का फोर्स है। इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से आधा है। तो दोस्तों अगर मैग्नीट्यूड आधा है तो लेंथ भी आधा होना चाहिए। मतलब जितना बड़ा ये है उसका आधा लेंथ का ये होना चाहिए था। आप समझ रहे हैं? जबकि ऐसा लग रहा है कि इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल है। आप समझ पाए बात को? ये वाला फोर्स इससे छोटा है तो इसका लेंथ भी इससे छोटा होना चाहिए, और चूंकि आधा है तो आधा होना चाहिए। तो इसीलिए ये एक रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए हमने इधर 10 न्यूटन ऐसे और एकदम आधा मेजर करके उतना बड़ा ही हमने ड्रॉ किया, अब जाके ये एक सही रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो दोस्तों इधर की तरफ ये 10 न्यूटन का फोर्स है और मुझको दिखाना है इधर ही की तरफ एक 20 न्यूटन का फोर्स लगा है। आप बताइए हम क्या करें? भाई तो ये अगर 10 है और 20 न्यूटन लगाना है तो जाहिर सी बात है इसके मतलब मैग्नीट्यूड डबल हो रहा है, तो लेंथ को भी डबल करना होगा। ठीक है, तो लेंथ को आप डबल कर लेंगे, ये 20 न्यूटन का फोर्स हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे, अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो उसका लेंथ भी ज़्यादा होगा। इज इट क्लियर दोस्तों? चलिए, तो ये एक राइट रिप्रेजेंटेशन था। अब हम बात करेंगे अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन की। मतलब हम वेक्टर को सिंबल, मतलब वेक्टर के लिए अगर जब हम सिंबल यूज करेंगे तो वो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अगर कोई वेक्टर ए है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि हम उसके ऊपर ऐसा एरो लगा देते हैं या फिर हम उसको बोल्ड कर देते हैं। दोस्तों ये बोल्ड, मतलब ए को थोड़ा बोल्ड करके लिखा हुआ, आई थिंक आपको दिख भी रहा होगा। तो ये दोनों तरीका यूज होता है। अब किताबों में जनरली ये भी यूज होता है, बोल्ड वाला तरीका। आप एनसीईआरटी देखेंगे तो यही होगा। पता है क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई लेटर लिखेंगे ना और जब टाइपिंग कर रहे होंगे तो ऊपर में एरो लगाना एक टफ प्रोसेस है, आपको एक प्रोसेस के थ्रू जाना होता है। लेकिन किसी चीज़ को बोल्ड करना बड़ा आसान है। मतलब कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को बोल्ड करना आसान है। आप उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी दबा देंगे, बोल्ड हो जाएगा। तो इसीलिए किताबों में जनरली बोल्ड करके लिखा जाता है, ठीक है, ताकि टाइपिंग का समय बचाया जा सके। लेकिन हमारे लिए बताओ कौन सा ज़्यादा आसान रहेगा। अब जैसे मैंने ए लिख दिया, तो अब तुम बताओ कि ऊपर में एरो लगाना आसान है या इसको रगड़ते रहना आसान है। तो जाहिर सी बात हम ए लिख के ऊपर एरो लगाएंगे, ऐसे ऐसे रगड़ते रहने में ये तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा ना। तो किताबों में ये सिंबल ज़्यादा यूज होता है, हम लोग ऐसे यूज करेंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे हम लोगों ने एक बड़ा फेमस इक्वेशन सीखा है, F इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, तो ये तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था तो ऐसे ही लिखा था। लेकिन अब हम ये जान चुके हैं कि फोर्स और एक्सेलरेशन जो होता है वो वेक्टर होता है। तो इस इक्वेशन को सही तरीके से लिखने का तरीका ये है कि हम F के ऊपर और A के ऊपर ऐसे एरो लगा देंगे, जिससे देखने वाला समझ जाएगा कि फोर्स और एक्सेलरेशन वेक्टर है, लेकिन मास जो है वो स्केलर है, मास के पास डायरेक्शन नहीं है। क्लियर है? चलिए, अब कभी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना हो, जैसे वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं। कौन सी दो चीजें? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब मान लो मुझे सिर्फ वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ही मतलब है, ठीक है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो दोस्तों उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि आप वेक्टर के दोनों साइड में एक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। इसको, ये जो दो लाइन है, इसको मैथ्स में मॉड पढ़ा जाता है, फुल फॉर्म इसका मॉडुलस होता है ना दोस्तों। तो मैथ्स वाले लोग इसको मॉड ऑफ वेक्टर ए बोलेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए बोलेंगे, या मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बोलेंगे मैथ्स वाले लोग। लेकिन हम फिजिक्स वाले लोग इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक और बात है,
यार ऊपर एरो लगाना तो वैसे ही मुश्किल था, अब फिर बगल में दो दो लाइन ड्रॉ करना ये तो और मुश्किल हो गया। तो इसका भी कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? ऑब्वियसली है। शॉर्टकट ये है कि तुम्हें काम करना, ये जो एरो है ना इसको हटा देना, मतलब वेक्टर ए के ऊपर का एरो हटा देना। एरो हटा देने का मतलब ये हुआ कि मुझको अब इसके डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे ही एरो हटेगा तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बच गया। भाई डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, एरो हटा दिया आपने, डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, तो बचा क्या? मैग्नीट्यूड बचा। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को लिखने का दो तरीका है, या तो आप वेक्टर के दोनों साइड में एक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, या फिर आप ऊपर का एरो बस हटा देंगे, दोनों का मतलब मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर? चलिए अब देखो एक एग्जाम्पल है, F इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन लिखा है, आपको बताना है कि ये सही लिखा है या इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम है, ये एक रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है। क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर है। अरे ऊपर में एरो है भाई, तो वेक्टर है, तो वेक्टर के पास तो दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहां तो हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड दिख रहा है, डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब ये एक रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है, और रॉन्ग होने की वजह क्या है? डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन अलोंग ईस्ट, तो ये एक सही रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि ये एक वेक्टर है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। क्लियर? चलिए ऐसे करके लिखा हुआ है, ये सही है कि गलत है? सोचिए। तो दोस्तों ये सही है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ही होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और ये लिखा भी हुआ है सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं है। तो ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये भी सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी सही है ये। ठीक है, तो ये राइट रिप्रेजेंटेशन है। अगर सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है तो ये सही है कि गलत है? तो ये भी सही है, इसका भी मतलब होता है मैग्नीट्यूड। अरे ऊपर एरो नहीं है, इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो ये भी सही है। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, जब कभी भी हम वेक्टर, प्रॉपर वेक्टर लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखेंगे, लेकिन जब सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तब डायरेक्शन नहीं देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। इफ वेक्टर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ 360 डिग्रीज इट चेंजेस। अब जैसे दोस्तों मान लो कोई वेक्टर ए है ना, और इसको मैंने रोटेट कर दिया ऐसे, अब ये वेक्टर ए नहीं रहा, ये कोई और वेक्टर बन जाएगा। मान लो ये वेक्टर बी बन गया। क्यों? और बिल्कुल भी ए और बी इक्वल नहीं होगा दोस्तों, वेक्टर ए विल नॉट बी इक्वल टू वेक्टर बी। क्यों दोस्तों बताओ? इसीलिए क्योंकि जब ये वेक्टर यहां था और यहां से घूम के यहां चला गया, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। और वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों में से कोई चेंज हो जाए वो वेक्टर चेंज हो जाएगा। ठीक है, हाँ मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि किसी भी वेक्टर का जो लेंथ होता है वो उसके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लेंथ बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो मैग्नीट्यूड घटेगा। और रोटेशन के दौरान लेंथ में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होगा। मैग्नीट्यूड पता है ना, मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्यों भाई? क्योंकि लेंथ ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वेक्टर बी। लेकिन ये दोनों वेक्टर सेम नहीं है, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। यानी दो वेक्टर्स तभी सेम होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनका डायरेक्शन भी सेम हो। ठीक है, तो वही चीज हम देख रहे थे कि अगर एक वेक्टर को आप रोटेट कर देंगे ना तो वो चेंज हो जाएगा। एक्सेप्ट मल्टीपल्स ऑफ 360, क्या मतलब हुआ? कि सिर्फ 360 के मल्टीपल्स को छोड़ के। क्यों दोस्तों? तो मैं आपको बताता हूं, जैसे कोई वेक्टर है और ये 360 रोटेट हो गया, तो ये चेंज हुआ क्या? नहीं चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज हुआ और ये वापस वहीं पे आ गया, तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ। क्लियर है? तो 360 डिग्री के अच्छा मल्टीपल्स का क्या मतलब हुआ कि जैसे 360 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 720 हो जाएगा। तो 720 डिग्री का मतलब हुआ कि दो चक्कर, तो भाई दो चक्कर लगा के भी तो यही पहुंचेगा ना।
तो 360 के मल्टीपल्स में आप रोटेट करेंगे तो ये वेक्टर चेंज नहीं होगा, अदरवाइज आप किसी भी एंगल पर रोटेट कर देंगे ये वेक्टर चेंज हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला कॉन्सेप्ट ये है कि इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ इट डज नॉट चेंज। अब जैसे मान लो दोस्तों कि ये कोई वेक्टर ए है और ये ऐसा हॉरिजॉन्टल्स है ना, इसने थीटा एंगल सबटेंड किया है, ठीक है, एक सेकेंड, हॉरिजॉन्टल से इसने थीटा एंगल सबटेंड किया है। तो हम चाहें तो इस वेक्टर को उठा के यहां से कहीं और लेके जा सकते हैं, बस ध्यान रखना कि ये एंगल चेंज ना हो, मतलब ये वेक्टर रोटेट ना करे, ऐसा रोटेट ना करे, क्योंकि रोटेट करेगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इसको हम चाहें तो यहां से उठा के ऐसे 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 करके कहीं भी ले जाके यहां रख सकते हैं। ये यहां था तब भी वेक्टर ए था, वहां रहेगा तब भी वेक्टर ए रहेगा। यानी एक वेक्टर को खुद के पैरेलल, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, जैसे मैं ले जा रहा हूं तो ये और ये जो है पैरेलल ही तो है। अरे किसी भी इंस्टेंट पे जब ये था तो ये इसके पैरेलल ही है, ध्यान से देखो, ठीक है, ये ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है। तो एक वेक्टर को उसी के पैरेलल आप कहीं भी, इधर भी ला सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं, उधर लेके जा सकते हैं, है ना दोस्तों। बस ये जो एंगल है वो बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो वहां पर भी वो वेक्टर यही रहेगा, क्यों? क्योंकि ना ही इसका लेंथ चेंज हुआ, और लेंथ नहीं चेंज हुआ तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, और ना ही इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। सही है। चलो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, याद रखना कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे देखा जाता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल तभी देखा जा सकता है जब दोनों के हेड्स या दोनों के टेल्स एक जगह हो, या तो दोनों का हेड एक जगह हो ना तो दोनों का टेल एक जगह हो, हम तभी देख सकते हैं, और तब छोटा वाला एंगल आंसर होता है। अब समझाता हूं कैसे। जैसे मान लो दोस्तों ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, पता करना है कि दोनों के बीच का एंगल कितना है। तो आप एक बात बताएं, क्या दोनों का, पहले तो चेक करना कि क्या दोनों का टेल एक जगह है या दोनों का हेड एक जगह है। तो हाँ, दोनों का टेल एक ही जगह है, ये देखो यहाँ पे है, यानी अब हम एलिजिबल हैं एंगल देखने के लिए। तो हम एंगल कौन सा लेंगे, क्योंकि यहाँ दो एंगल है, एक इधर से भी देख सकते हैं और एक इधर से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों छोटा वाला एंगल आंसर होता है, ध्यान रखना। इसका मतलब हुआ कि इस केस में दोस्तों ए और बी के बीच का जो एंगल है वो ये छोटा वाला एंगल थीटा होगा। क्लियर? चलिए एक और केस लेते हैं। अब हमको यहाँ पे ए और बी के बीच का एंगल देखना है। तो आप एक बात बताएं, क्या दोनों का टेल एक जगह है? नहीं है। तो क्या दोनों का हेड एक जगह है? तो हाँ, दोनों का हेड एक जगह है। तो कौन सा एंगल आंसर होता है? छोटा वाला। तो जाहिर सी बात है ये छोटा वाला एंगल ही आंसर होगा। क्लियर? वेरी गुड। तो चलो एग्जांपल करते हैं। तो यहां बताओ ए और बी के बीच का एंगल बताओ। देखो मतलब हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आप देखते ही बता सकें, तो उसके लिए आपको वीडियो पॉज करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे भी चीज़ें होंगी जिसको आपको लगेगा कि मुझको टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, तो आराम से आप वीडियो पॉज कर लेंगे। तो बताओ ए और बी के बीच का एंगल, तो 60 डिग्री। कैसे? तो दोनों का टेल एक जगह है ना, तो छोटा वाला एंगल आंसर होता है, तो छोटा वाला एंगल 60 डिग्री ही तो है, तो यहाँ पर एंगल जो है वो 60 डिग्री है। लेकिन इस केस में बताना, वीडियो पॉज करके आराम से सोच लेना ए और बी के बीच का एंगल कितना है। ठीक है, हो गया 60 डिग्री इसमें भी। अरे पिछली बार भी तो 60 था, अभी भी तो 60 है। तो नहीं दोस्तों, 60 नहीं है। सबसे पहली बात कि क्या दोनों का टेल एक जगह है? नहीं है। बी का टेल है तो पता चल रहा है ए का हेड एक जगह है, तो ना ही दोनों का टेल एक जगह है ना ही दोनों का हेड एक जगह है। तो अभी फिलहाल हम एलिजिबल नहीं है एंगल्स देखने के लिए। तो सबसे पहले तो या तो दोनों का टेल एक जगह करना होगा, नहीं तो दोनों का हेड एक जगह करना होगा। तो क्या एक जगह किया जाए? तो मैं कहता हूँ यार टेल ही एक जगह किया जाए, इससे फोटो ना थोड़ा सुंदर दिखता है। हेड एक जगह है तो ये थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा होगा, आप खुद ही अपने दिल से पूछो, तो ये वाला फोटो ज़्यादा सुंदर दिख रहा होगा इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो कोशिश करते हैं दोनों का टेल एक जगह रखते हैं। तो उसके लिए ना ये डायग्राम को हम फिर से बनाते हैं। अरे इसको फिर से छाप दिया मैंने। अब दोनों में से किसी एक को खिसकाइए
अभी अभी मैंने आपको बताया कि हम चाहें तो एक वेक्टर को एक जगह से उठा के कहीं भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को खिसकाना है तो हम किसको खिसकाएं? एक काम करते हैं, हम इस बी को खिसकाते हैं और बी को खिसका के हम यहाँ लेके चले जाते हैं। अरे बी यहाँ था ना, खिसक के यहाँ चला गया। अब दोनों का टेल एक जगह आ गया। अब हम एलिजिबल हैं कि ए और बी के बीच का एंगल देख सकते हैं। तो सवाल है भाई, ए और बी के बीच का एंगल होगा कौन सा? तो अब ध्यान से देखना, एक एंगल तो इधर से है ये, और एक एंगल इधर से है ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये 60 तो कुछ भी नहीं। अगर एंगल दो लोगे तो या तो तुम इधर से लोगे, नहीं तो फिर इधर से लोगे। तो कौन सा लेंगे? हम छोटा वाला लेंगे, तो छोटा वाला यही तो है। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब हुआ इन दिस सिचुएशन ए और बी के बीच का जो एंगल है वो ये छोटा वाला होगा। सवाल है कितना होगा? तो ये टोटल कितना होता है? ये टोटल कितना होता है? 180, जिसमें ये कितना है 60, तो ये कितना होगा? 180 में से 60 को माइनस करिएगा 120 आएगा। इसका मतलब हुआ इन दिस सिचुएशन ए और बी के बीच का जो एंगल है वो 120 है। क्लियर है? तो देख के तो लग रहा था कि 60 है, लेकिन एक्चुअल में इस केस में ए और बी के बीच का एंगल 120 है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लो टेल और टेल एक जगह है, जैसे इस वाले केस में, इस वाले केस में, तो जो छोटा वाला एंगल है वही आंसर हो जाएगा, छोटा वाला एंगल आंसर होगा। हेड और हेड एक जगह है, तब भी छोटा वाला एंगल आंसर हो जाएगा। लेकिन एक का हेड है, दूसरे का टेल है, तो 180 माइनस छोटा वाला एंगल आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। एक का हेड है, दूसरे का टेल है, तो 180 माइनस छोटा वाला एंगल आंसर हो जाएगा। जैसे अगर आप खिसकाना नहीं चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट देख लेंगे कि दोनों के बीच का छोटा वाला एंगल कितना है, 60 है, लेकिन एक का हेड है, दूसरे का टेल है, तो फटाक से बता देना 180 माइनस 60 मीन्स 120 इन दोनों के बीच का एंगल है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए एक क्वेश्चन है, ट्राई करो जल्दी। चलिए सबसे पहले, हाँ, ए और बी के बीच का एंगल बताना है। तो ए कौन सा है? तो ये ए है और ये बी है। अच्छा, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा? तो ए और बी दोनों का हेड एक जगह है, वेरी गुड। तो हेड एक जगह है तो छोटा वाला एंगल यानी कि 50 डिग्री ही इसका आंसर हो जाएगा। बी एंड सी के बीच का एंगल बताओ। तो बी का टेल है और सी का हेड है, तो अगर एक का टेल हो दूसरे का हेड हो तो 180 माइनस छोटा वाला एंगल आंसर होगा। तो 180 माइनस 70 इज इक्वल्स टू 110 यानी 110 डिग्री। और वैसे भी दोस्तों हम क्या करते हैं, हम सी को खिसका के इधर लेके आते हैं। तो सी अगर खिसक के यहाँ आता है, ये यहाँ आता है, तो ये सी हो जाता, ये बी हो जाता, और फिर दोनों के बीच का एंगल ये हो जाता। तो जाहिर सी बात है ये टोटल 180 है, ये 70 है, तो ये 110 ही तो होगा। तो आप खिसका के भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अगला ये है कि सी और ए के बीच का एंगल कितना होगा। तो दोस्तों सी कहाँ है? तो सी ये है, ए ये है, तो दोनों का टेल एक जगह है, तो छोटा वाला एंगल आंसर होगा। इट मीन्स इट विल बी 60 डिग्रीज। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन ये भी है, इसको भी ट्राई करो। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना कि दो वेक्टर्स, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, और दोनों अलग अलग है। तो कोई बात नहीं है, एक को उठा के दूसरे के ऊपर ले जाकर रख दो। ऐसे रखो कि या तो दोनों का टेल एक जगह आ जाए, नहीं तो दोनों का हेड एक जगह आ जाए। तो एक काम करते हैं, बी को एज इट इज रहने देते हैं, बी जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। बी बेचारा इधर की तरफ है ना दोस्तों, और किस एंगल पे है? 60 डिग्री पे है। ए को उठाते हैं, ए को उठाते हैं और एकदम ऐसे लेके आते हैं, इस तरीके से रखते हैं, तो ये आपका ए हो जाता है। और पहले भी वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे था, अभी भी वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे ही रहेगा।
अब एक बात बताओ यार, ये ए है ये बी है, तो दोनों के बीच में जो छोटा वाला एंगल है वो कितना होगा? अरे यही तो होगा, ये यही तो होगा। तो ये है कितना? तो यहाँ से यहाँ तक 60 है और यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो टोटल मिलकर 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। क्लियर? चलिए इसके बारे में बताइए। देखें तो क्या है कि ए है और ये बी है, एक का हेड है दूसरे का टेल है, तो हमको क्या करना होगा? खिसकाना होगा। तो एक काम करो, बी को एज इट इज यहीं पे रहने दो। बी बेचारा जैसा है ऐसा है इधर, इसको ऐसे ही रहने दो। कितने एंगल पे? 30 डिग्री पे है। और ए को खिसका के ले आओ यहाँ पे, तो ए जो है वो बेचारा पहुंच जाएगा यहाँ पे, है ना दोस्तों? तो अब बताओ ए और बी के बीच का एंगल कितना? 30 डिग्री। तो इस केस में एंगल बिटवीन ए एंड बी जो होगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी जो होगा वो इस केस में 30 डिग्री होगा। इज इट क्लियर? चलिए अब एक चीज देखते हैं। मान लो दोस्तों ये वेक्टर ए है और एक और वेक्टर बी है। मैं पूछूं दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो इसका मतलब है कि दोनों के बीच में कोई एंगल ही नहीं है, यानी 0 डिग्री। तो 0 डिग्री बोलेंगे। अब एक काम करते हैं, बी को थोड़ा ऐसा घुमाते हैं, तो बी बेचारा यहाँ आ गया। अच्छा अब बताओ ये एंगल कितना हो सकता है? कुछ भी, मतलब 0 से तो बड़ा ही है और 90 से छोटा ही है, तो लगभग अपने से हम 30 डिग्री मान लें। एनी प्रॉब्लम? नहीं। अब इसको थोड़ा और घुमाते हैं, तो और घुमा के यहाँ लेके आते हैं। अब वो एंगल कितना है? तो जाहिर सी बात है वो 90 डिग्री है, दिख ही रहा होगा। चलो थोड़ा और घुमाते हैं, इधर लेके आते हैं, है ना दोस्तों? अब कितना है? तो ये 90 से ज़्यादा है। तो 90 से ज़्यादा कोई एंगल अपने आप से अज्यूम कर लो। मैं अज्यूम करता हूँ कि ये 120 डिग्री है ना। चलो थोड़ा और घुमाते हैं, और घुमा के एकदम हम इसके ऑपोजिट लेके आ जाते हैं। अब बताओ ए और बी के बीच का ये वाला एंगल कितना होगा? मतलब ए इधर है बी उधर है, कितना होगा? तो 180 डिग्री। मतलब दो वेक्टर्स अगर ऑपोजिट हों तो उनके बीच का जो एंगल होगा 180 डिग्रीज होगा। ठीक है। अब हम रुकते नहीं हैं, हम थोड़ा और घुमाते हैं। आप समझ रहे हैं? मतलब बी को हम यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ 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 और अब इधर लेके जा रहे हैं, यानी हम ऐसे लेके आ जाए। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? तो अब तो और एंगल बड़ा हो गया। अरे धीरे धीरे एंगल बड़ा ही तो होता जा रहा है, तो बड़ा हो गया। यानी तुम बताओ ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा? तो 180 से ज़्यादा, और 270 से तो कम ही होगा। अरे यहाँ होता तब तो 270 होता ना इधर से। तो कुछ अपने से बोलो 180 से ज़्यादा, तो हमने 210 डिग्री ले लिया। लेकिन ये गलत हो गया दोस्तों। कैसे गलत हो गया? तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल तभी देख सकते हैं जब दोनों का टेल एक जगह हो या दोनों का हेड एक जगह। ठीक है, दोनों का टेल तो एक जगह है, लेकिन तब कौन सा वाला एंगल देखा जाता है? छोटा वाला एंगल देखा जाता है। तो इन दोनों के बीच में छोटा वाला एंगल ये है या ये है? अरे ये है ना। अरे छोटा वाला एंगल ये हुआ ना, और ये तो जाहिर सी बात है 180 से कम है। कुछ भी अपने मन से हम 150 ले लेते हैं। आप बात को समझ रहे हैं? यानी जैसे ही हम इसको ऐसे, मान लो दोस्तों एक वेक्टर ये था, दूसरे को हम घुमा रहे थे, तो एंगल बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था, 90 हुआ, मैक्सिमम 180। लेकिन जैसे ही अब ऐसे करोगे, अब एंगल बढ़ने के बजाय कम होना शुरू होगा, है ना? 150। फिर और तुम अगर ऐसे कर लोगे तब हम इधर से मेजर करेंगे 90। ठीक है, और करते करते फिर से ये 0 हो जाएगा। तो एक बात का ख्याल रखना दोस्तों, अगर थीटा जो है वो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है ना, तो थीटा ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 180, 180 से ज़्यादा नहीं होगा, और कम से कम होगा तो 0 डिग्री। यानी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कम से कम 0 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 180 डिग्री होता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है? इज इट क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है कि इक्वल वेक्टर्स।
तो दोस्तों दो वेक्टर तभी इक्वल होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनका डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे मान लो एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? तो है। कैसे? दोनों का लेंथ सेम है। आपको देख के लग रहा होगा, आप मेजर भी कर लेना, वो लेंथ सेम ही दिखेगा। ठीक है। और क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? तो है। ये दोनों पैरेलल हैं और दो पैरेलल लोग सेम डायरेक्शन में ही तो जाते हैं। तो चूंकि दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो हम बोलेंगे कि दे आर इक्वल वेक्टर्स। वेक्टर ए विल बी इक्वल टू वेक्टर बी। ठीक है। अगला है ऑपोजिट या फिर नेगेटिव वेक्टर। तो दोस्तों इसमें मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन नाम के हिसाब से देखा जाए तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट। अब जैसे एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है, तो हम ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी। नहीं दोस्तों, ये हम तब बोलते हैं, मतलब ए और बी इक्वल तब होता है जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होता है। यहाँ डायरेक्शन तो उल्टा है। लेकिन एक बात जरूर बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं। नेगेटिव वेक्टर्स यानी वेक्टर ए जो है इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। समझ रहे हैं? या फिर वेक्टर बी जो है वो नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए है। मतलब हम चाहें तो माइनस साइन को उधर भी तो लेके जा सकते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं। यानी आपको ये जो बी नजर आ रहा है ना, ये एक्चुअली मतलब ये जो बी है वो एक्चुअली माइनस ऑफ ए है। तो ये जो बी है वो माइनस ऑफ ए है। अब देखो कमाल की चीज समझना, ये कौन है? ये कौन है? ये ए है। और ये कौन है? ये माइनस ऑफ ए है। इसका मतलब हुआ एक वेक्टर को आप पलट देंगे ना, तो वो खुद का ही नेगेटिव बन जाता है। समझ रहे हैं? जैसे ये कौन है? ये बी है, तो पता है ये कौन होगा? ये माइनस ऑफ बी होगा। ये अगर बी है, पलट देंगे तो माइनस ऑफ बी। और अब देख भी सकते हैं ए जो है वो माइनस ऑफ बी ही तो है। क्लियर? तो एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेक्टर के केस में आप याद रखना कि किसी भी वेक्टर को पलट देने से, मतलब उल्टा कर देने से, 180 घुमा देने से, वो खुद का ही नेगेटिव हो जाएगा। जैसे इस वेक्टर का नाम अगर हाथी है, तो आप ऐसे पलट देंगे तो ये माइनस हाथी हो जाएगा। ठीक है। वेक्टर को पलट देने से वो खुद का ही नेगेटिव हो जाता है। चलिए अगला है लाइक वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर्स। तो लाइक या पैरेलल वेक्टर्स के लिए बस एक ही कंडीशन होगा कि उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो। अगर डायरेक्शन सेम है तो वो लाइक वेक्टर्स हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो क्या हम बोल सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी? नहीं, डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं है ना। तो इसीलिए दोनों इक्वल वेक्टर्स नहीं है, लेकिन दोनों लाइक वेक्टर्स हैं या पैरेलल वेक्टर्स हैं। चलिए इस केस में दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। जाहिर सी बात है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एंगल 0 डिग्री होगा। अगला है अनलाइक वेक्टर्स या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब वो लाइक था, ये अनलाइक है। तो लाइक का मतलब सेम डायरेक्शन, अनलाइक का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। और नाम से भी समझ में आ रहा है एंटी पैरेलल, मतलब पैरेलल तो है लेकिन एंटी, एक दूसरे का दुश्मन है। तो दुश्मन है तो अपोजिट डायरेक्शन में ही जाएगा। ठीक है। और दुश्मन है तो अनलाइक ही करेगा एक दूसरे को। तो दोस्तों इस केस में कंडीशन बस एक ही रहेगा कि मैग्नीट्यूड उल्टा, सॉरी डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो जैसे मान लो ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है, तो ये एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स नहीं है दोस्तों। हम ये नहीं बोलेंगे कि वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी। वो तब होगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, है ना। लेकिन ये एक बात जरूर बोलेंगे कि ए और बी जो है वो एक दूसरे के अनलाइक वेक्टर्स हैं या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। और ऐसे केसेस में हम इनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री लेते हैं। दो वेक्टर्स अगर ऑपोजिट रहें तो बीच का एंगल हम 180 डिग्री लेंगे। ठीक है। अगला है कोप्लेनर वेक्टर्स। तो दोस्तों कोप्लेनर वेक्टर का मतलब होता है ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में हो, वेक्टर्स विच आर इन सेम प्लेन। अब सेम प्लेन में क्या मतलब हुआ? पहले प्लेन समझते हो? हवाई जहाज नहीं दोस्तों। प्लेन का मतलब होता है कि समतल, ऐसे जैसे हमारा जो फर्श होता है, फ्लोर होता है, प्लेन होता है, दीवारें प्लेन होती हैं, है ना। ये जो बोर्ड का सरफेस है ये भी प्लेन है। लेकिन हम लोग प्लेन है क्या? नहीं,
हम लोग प्लेन नहीं है, देखो ऐसा ऐसा गड्ढा है, फिर यहाँ उभरा हुआ है, फिर यहाँ गड्ढा है ना। तो हम लोग प्लेन नहीं है, लेकिन ये प्लेन है। आपकी कॉपी प्लेन है, आपका टेबल प्लेन है। तो अगर किसी प्लेन में कोई चीज़ है तो हम बोलेंगे वो कोप्लेनर है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हमने ये तीन तीन पेन्स लिए हैं, है ना। अब 3D में पता नहीं आपको फील हो या नहीं। तो 3 पेन है और ये तीनों पेन को हमने ऐसे रखा है, ठीक है, ऐसे रखा है। तो बताओ, जैसे मान लो बोर्ड पे अगर मैं रखूं, ऐसे रखा है, एक सेकंड दोस्तों, ऐसे रखा है। तो क्या ये तीनों सेम प्लेन में है? तो हाँ है, बोर्ड के प्लेन में है ना दोस्तों। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बाहर कर दूं, ऐसे, ये दिख रहा होगा ना, बाहर कर दिया मैंने, है ना। अब इसको थोड़ा मैं इधर ऐसे कर लेता हूँ। अभी बताओ तीनों सेम प्लेन में है? तो है, ये देखो, ये सेम प्लेन में, ये देखो। लेकिन मैंने क्या किया, इसको ऐसे कर लिया इधर इधर, ये देख लो, ये तो तुम्हारी तरफ आ गया। तो अब ये तीनों सेम प्लेन में है? तो नहीं है। ये दोनों सेम प्लेन में, ये देखो, ये दोनों जो है, ये दोनों जो है, ये दोनों ऐसे ऐसे सेम प्लेन में, लेकिन तीनों सेम प्लेन में नहीं है। अच्छा, ये दोनों सेम प्लेन में है कि नहीं? ये दोनों, ये तो इधर बाहर आ गया है। सेम प्लेन, ये और ये सेम प्लेन में है कि नहीं? तो दोस्तों ये दोनों भी सेम प्लेन में है। कैसे? तो वो इस वाले प्लेन में है, ये इस वाले प्लेन में है, इस वाले प्लेन में है। ये दोनों भी सेम प्लेन में है, ये दोनों भी। कैसे? तो ये ऐसे ऐसे वाले प्लेन में है, ये ऐसे प्लेन में, ऐसे प्लेन में, समझ रहे हैं? ऐसे प्लेन में हम चाहें तो इसको ऐसे एक प्लेन में ला सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ना दोस्तों, कि जो दो वेक्टर्स होते हैं वो हमेशा कोप्लेनर होते हैं। दो वेक्टर्स कहीं भी रहें वो हमेशा कोप्लेनर होंगे। ये देखो, एक प्लेन ये, एक प्लेन ये, और एक प्लेन ये। तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे अगर तीनों ऐसे हैं, ऐसे हैं, तो अब तो ये कोप्लेनर है, लेकिन अब ये तीनों कोप्लेनर नहीं है ना। तो इस बात को याद रखना, बस याद रखना, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। याद रखना कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। को इनिशियल वेक्टर, नाम से ही समझ में आ रहा है, इनिशियल का मतलब शुरू होना। तो दोस्तों ऐसे वेक्टर ना जो एक ही जगह से शुरू हो, जैसे मान लो एक छोटा सा ब्लॉक है, अब एक फोर्स इधर लगा है, एक फोर्स इधर लगा है, एक फोर्स इधर लगा है, ऐसा समझो ना कि इसमें कील ठोक के और तीन लोग इसको पकड़ के खींच रहे हैं। तो ये जो तीनों फोर्स है वो एक ही जगह से शुरू हुआ है, तो हम बोलेंगे ये तीनों फोर्स जो है वो को इनिशियल है। एक होता है को टर्मिनल। तो को टर्मिनल का मतलब हुआ कि वेक्टर्स जहाँ जाकर टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट होने का मतलब खत्म हो जाए, है ना। तो इसका मतलब है कि जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है और एक फोर्स ऐसे, मतलब कोई ऐसे लकड़ी से ऐसे फोर्स लगा रहा है, ऐसा समझ लेना। एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, तो तीनों फोर्स यहाँ के खत्म हो जा रहे हैं, तो इसको बोला जाएगा को टर्मिनल फोर्सेस, ठीक है। अगला है कोलिनियर वेक्टर्स। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोलिनियर का मतलब सेम लाइन में होने चाहिए। तो वेक्टर्स विच आर अलोंग सेम लाइन और पैरेलल लाइन, ये भी ध्यान रखना। ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन पे हो या पैरेलल लाइंस पे हो वो कोलिनियर है। डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, लेकिन एक लाइन या पैरेलल लाइन पे होना जरूरी है, ठीक है। अब जैसे मान लो दोस्त, ठीक है, मान लो ये एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं कि क्या ये कोलिनियर है? पहले ये क्या है और बताओ। तो लाइक वेक्टर्स हैं क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये कोलिनियर है? तो ऐसे में देखना होगा कि क्या ये सेम लाइन पे है। तो अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो हाँ सेम लाइन पे आ गए, यानी ये कोलिनियर है। चलिए बताइए ये कोलिनियर है कि नहीं। देखो एक बात तो है कि ये अनलाइक वेक्टर्स हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। कोलिनियर है कि नहीं? तो हाँ बिल्कुल कोलिनियर है क्योंकि ये भी सेम लाइन पे है। अच्छा ये दोनों कोलिनियर है कि नहीं? ये दोनों सेम लाइन पे है क्या? एक इस लाइन पे है, दूसरा इस लाइन पे है, तो कोलिनियर है? तो नहीं दोस्तों, कोलिनियर होने के लिए सिर्फ सेम लाइन पे होना जरूरी नहीं है, वो पैरेलल लाइंस पे भी हो सकते हैं।
और ये दोनों लाइंस पैरेलल तो है ही, तो पैरेलल भी है तब भी हम कोलिनियर बोल देंगे, ठीक है। तो ये भी कोलिनियर है, इवन एक उधर है एक इधर है, तो ये भी दो पैरेलल लाइंस पे हैं तो ये भी कोलिनियर है। तो एक कंक्लूजन निकलता है कि जितने सारे लाइक और अनलाइक वेक्टर्स होते हैं, देखो ना, ये लाइक है, ये दोनों अनलाइक है, ये लाइक है और ये दोनों अनलाइक है। अरे अनलाइक का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, सब कोलिनियर होते हैं। लाइक और अनलाइक वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स। क्लियर? ठीक है दोस्तों। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल और जीरो मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, मतलब वो वेक्टर हो ही ना, मेन बात तो यही है। तो अगर कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है तो हम उसको नल वेक्टर कहते हैं या फिर जीरो वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो, हाँ, तो उसका मैग्नीट्यूड जीरो है लेकिन उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन हम अपने कन्वीनियंस के अनुसार किधर भी मान सकते हैं। भाई मैग्नीट्यूड जीरो है तो डायरेक्शन का क्या ही मतलब, तो अपनी सुविधा के अनुसार जिधर मन करे उधर तुम उसका डायरेक्शन मान सकते हो, ठीक है। चलिए, अब अगर मान लीजिए दो वेक्टर्स है ए और माइनस ए, याद है ये वेक्टर ए है तो पलट देंगे तो वो माइनस ए बन जाएगा, है ना। अब उन दोनों वेक्टर्स को हम ऐड कर दें तो तुम क्या बोलोगे, बोलोगे सर इसका आंसर जीरो आएगा, ऐसे बोलोगे कि सर ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसा आ जाएगा ए माइनस ए और आंसर जीरो आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन बस एक काम करना कि ऊपर में एरो लगा देना, इसी को बोला जाता है नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। सवाल है कि भाई ऊपर में हम एरो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि याद रखना दो वेक्टर्स के एडिशन और दो वेक्टर के सब्सट्रैक्शन से हमेशा एक वेक्टर ही मिलना चाहिए, और अगर तुमने सिर्फ जीरो लिख दिया होता तो वो एक स्केलर हो जाता। तो दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन से स्केलर मिले ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम एरो लगाएंगे ताकि हम इसको वेक्टर बना सके, और इसको हमने नाम दिया है नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड नहीं होता है, डायरेक्शन आपको जिधर मन करे आप मान सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पूरे फिजिक्स में वेक्टर का जो सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज होता है, जो सबसे ज्यादा टाइप ऑफ वेक्टर यूज होता है, वो होता है यूनिट वेक्टर। बाकी सब ऐसे ही थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। यूनिट वेक्टर, तो बच्चों यूनिट वेक्टर का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, वन को ही तो यूनिट कहा जाता है ना, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो यानी वन हो, वन यूनिट हो, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर ए है, अब ये ए जो है ये 3 यूनिट का वेक्टर है, 3 यूनिट का वेक्टर है, वो मैंने दिखा भी दिया है ऐसे डॉट डॉट से, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। हो सकता है ये 3 न्यूटन का फोर्स हो, 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हो, 3 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड हो, लेकिन जो भी है यूनिट इसका 3 ही है। अब मैंने कहा कि इसी वेक्टर के अलोंग आपको एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना है, तो इस वेक्टर के अलोंग ड्रॉ करना है का मतलब हुआ डायरेक्शन तो यही होना चाहिए, लेकिन यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना है का मतलब हुआ कि उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होना चाहिए। तो दोस्तों हम ना ऐसा 1 यूनिट मेजर करके और इसी के डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। इसका मैग्नीट्यूड तो 3 यूनिट है ना, इसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है। हाँ, फिर से आते हैं, इसके अलोंग हमको एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना है, तो हम एक इसी के डायरेक्शन में 1 यूनिट का एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि शक्ल से ऐसा होगा, और इसको उठा के हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, तो यहाँ लेके आ जाते हैं। अब ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका डायरेक्शन वही है जो इस वेक्टर का है। अरे डायरेक्शन सेम है क्योंकि ये जब आया था तो खुद के ही पैरेलल आया था, रोटेट थोड़े हुआ था, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड बस 1 यूनिट है, तो ये एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है ऊपर में कैप लगा के, ए के ऊपर कैप, इसको एक कैप, ए हैट या ए कैरेट पढ़ा जाता है। तो हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे, हम इसको ए कैप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ए कैप, मतलब ये थोड़ा स्टाइलिश वेक्टर है, ये टोपी लगा के आता है, ठीक है। तो हम इसको ए कैप बोलेंगे, और इसको पढ़ेंगे कैसे? अरे बोलने को तो ए कैप बोलेंगे,
हम इसको पढ़ेंगे कि ये है यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। ये क्या है दोस्तों, एक बार फिर से बताओ, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर क्यों है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। और अलोंग वेक्टर ए क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है वो वेक्टर ए के ही अलोंग तो है। क्लियर, वेरी गुड दोस्तों। अब चलिए देखते हैं कि हम यूनिट वेक्टर को बनाते कैसे, उसको हम डिराइव कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि वेक्टर के पास दो चीजें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड, और चलिए हम डायरेक्शन को भी मतलब मल्टीप्लिकेशन टाइप का हम लोग समझ लेते हैं फिलहाल के लिए। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मल्टीप्लिकेशन साइन ठीक नहीं रहेगा, हटा दो इसको। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैंने कहा कि ये जो वेक्टर है उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर लिखो, एक यूनिट वेक्टर बनाओ। तो इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर बनाने का मतलब हुआ कि डायरेक्शन के साथ कोई छेड़खानी नहीं, जैसे पिछली बार भी मैंने डायरेक्शन के साथ कोई छेड़खानी नहीं की थी। लेकिन मैग्नीट्यूड की जगह फिर 1 आ जाना चाहिए, तब तो ये यूनिट वेक्टर बनेगा ना। तो बताओ हम ऐसा क्या करें कि ये मैग्नीट्यूड यहां से हट जाए और उसकी जगह पे 1 आ जाए। तो एक तरीका तो ये है कि दोनों साइड मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, और सिर्फ डायरेक्शन बचेगा। तो मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन आ गया। अब वो कौन सा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उस वेक्टर को कहा जाता है यूनिट वेक्टर, है ना दोस्तों। यूनिट वेक्टर का ही तो मैग्नीट्यूड 1 होता है। यानी अगर आपको यूनिट वेक्टर बनाना है तो आपको वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर से बोलो, यूनिट वेक्टर बनाना है तो वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर, चलिए देखते हैं। यूनिट वेक्टर बनाना है, ठीक है, तो वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर, चलिए एक और बात है, अगर हम इस मैग्नीट्यूड को इधर लेके आ जाए, मैग्नीट्यूड को इधर लेके आ जाए, तो दोस्तों इस साइड में क्या बचेगा, सिर्फ ए बचेगा। तो आपको मिलेगा वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। ठीक है, क्लियर, कुछ नहीं, बस इसको यहां से यहां लेके चले गए हम। अब देखो इसमें एक चीज समझना दोस्तों कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, और वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये तो मैग्नीट्यूड है, ये तो दिख रहा है, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, यानी ये यूनिट वेक्टर जो है ये तो डायरेक्शन की जगह पे आ गया, है ना दोस्तों। वेक्टर के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये तो हमको मैग्नीट्यूड दिख रहा है, ये तो डायरेक्शन की जगह पे आ गया। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, याद रखना, जीवन भर याद रखना, जब तक साइंस से तुम्हारा नाता है, याद रखना कि यूनिट वेक्टर्स का इस्तेमाल किसके लिए होता है, डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए। यूनिट वेक्टर्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। याद रखना, हम कभी भी यूनिट वेक्टर्स का यूज करेंगे हमेशा डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज करेंगे। इज इट क्लियर, चलिए वेरी गुड, सही है, आगे बढ़े। तो क्या सीखा आपने यहाँ, फिर से बता दीजिए। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। वेरी गुड। यूनिट वेक्टर बनता कैसे है, तो वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से बनता है। या अगर आपको कोई वेक्टर बनाना है तो कैसे बनेगा, तो आप मैग्नीट्यूड ले लेंगे और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर ले लेंगे। ये सब हम आगे करेंगे, टेंशन मत लेना, अभी तो जस्ट इस बेचारे का जन्म हुआ है, ये अपना कारनामा आगे चल के दिखाएगा ना। ठीक है, चलिए अब ना हम थोड़ी बात करेंगे डायरेक्शन की। तो देखो आम जीवन में डायरेक्शन जो होता है ना वो 6 होता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं 6 डायरेक्शन कैसे होता है। तो जैसे ऐसे तो होता है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप एंड डाउन, है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर और नीचे, ये 6 डायरेक्शन होते हैं। उसको अगर हम यहाँ ऐसे दिखाएं तो इस तरीके से होगा,
आपको दिख रहा होगा आई थिंक, ये आपकी तरफ है, ये वाला, है ना। तो ये मान लो ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये अप है और ये डाउन है ना। लेकिन मैथ्स में या फिजिक्स में उसको हम ऐसे समझते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, याद है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इधर की तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस ऊपर की तरफ ऐसे, पॉजिटिव वाई, है ना। ये नेगेटिव वाई हो गया, नेगेटिव वाई हो गया, ये प्लस एक्स था, ये माइनस एक्स था, है ना। लेकिन ये जो आपकी तरफ है, ये इसको बोला जाता है पॉजिटिव जेड, और ये जो मेरी तरफ है ये है नेगेटिव जेड। मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जो है ये जेड एक्सिस है। तो भाई मेरे एक्स हमने ड्रॉ कर लिया, वाई हमने, जेड कैसे ड्रॉ होगा, ये कैसे ड्रॉ होगा, ये कैसे ड्रॉ करूं मैं। ये तो कंफ्यूजन हो गया ना। जैसे अगर मैं सिर्फ तीन ही डायरेक्शन की बात करूं, एक्स वाई और ये जो आपकी तरफ है, ये अगर जेड है, तो मैं कैसे ड्रॉ करूं इसको, इसको कैसे ड्रॉ करूं। मेरा जो बोर्ड है वो तो 2D है, उसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई है, ये वाली चीज़ तो है नहीं। तो उसका ना एक उपाय लगाया गया। जैसे अगर हमको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स ड्रॉ करना है, ठीक है, तो हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, वाई ड्रॉ करना है ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। जेड जो एक्चुअल में ऐसा बाहर होना चाहिए ना, उसको थोड़ा तिरछा ड्रॉ किया जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम ये हो गया कि ये जो एक्स वाई और जेड है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब आप देख सकते हैं 3D में, अगर आपको ये दिख रहा होगा तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि ये 90 डिग्री है ना। आपको भी तो खैर यहाँ 2D ही दिख रहा होगा, लेकिन आप फील कर सकते हैं ये जो है ये 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में भी एंगल 90 डिग्री, और इन दोनों के बीच में भी एंगल 90 डिग्री। अरे बोलो यार, ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल तो 90 दिख रहा है, लेकिन ये तो 90 दिख नहीं रहा है, ये भी 90 नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ कर दूं, तो अब ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखने लगेगा। कंस्ट्रक्शन ये है कि मैंने क्यूब ड्रॉ कर लिया, अब देखो, अब तुमको दिखने लगेगा कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब तुमको साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि ये भी परपेंडिकुलर है, फिर ये भी परपेंडिकुलर है, और ये लोग भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना दोस्तों। तो याद रखना, ये जो जेड एक्सिस होता है, जो कि एक्चुअल में ऐसा बाहर होता है, लेकिन जब हम कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो ऐसा तिरछा ड्रॉ करेंगे। क्लियर है। चलिए अब समझिए, तो उधर है पॉजिटिव एक्स, तो जाहिर सी बात है इधर नेगेटिव एक्स होगा, नेगेटिव वाई होगा, और नेगेटिव जेड को उधर दिखाएंगे। एक्चुअल में ये कहाँ है, ये अंदर है ना, लेकिन हम उसको ऐसा तिरछा दिखा लेंगे। ठीक। अब ये जो 6 डायरेक्शंस हैं, उनकी तरफ इशारा करने वाले जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि यूनिट वेक्टर्स का काम क्या है, डायरेक्शन दिखाना। यूनिट वेक्टर साइन बोर्ड की तरह होते हैं। जैसे आप हाईवे पे चल रहे होते हैं ना, तो एक साइन बोर्ड होता है ना जो बताता है कि मुजफ्फरपुर इधर है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी लिख देता है कि 80 किलोमीटर, और फिर डायरेक्शन दिखा देता है। तो वो जो डायरेक्शन है वो समझ लेना कि यूनिट वेक्टर का काम कर रहा है। ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो 6 डायरेक्शंस होते हैं, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, नेगेटिव जेड, है ना, उनकी तरफ इशारा करने वाले यूनिट वेक्टर्स का नाम होता है आई कैप, जे कैप, के कैप। एक्स की तरफ इशारा करने वाले यूनिट वेक्टर का नाम होगा दोस्तों, एक्स की तरफ इशारा करने वाले यूनिट वेक्टर का नाम होगा आई कैप, वाई की तरफ इशारा करने वाले यूनिट वेक्टर का नाम होगा जे कैप, जेड की तरफ इशारा करने वाले यूनिट वेक्टर का नाम होगा के कैप। ठीक है, फिर से ध्यान रहे, यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 होता है। एक मिनट, मैं यहाँ एक चीज आपको फिर से बता दूं, ये प्योर वेक्टर, कंप्लीट वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, और 1 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड में कोई योगदान नहीं है। अरे 1 को मल्टीप्लाई करोगे भी तो क्या फर्क पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है।
यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है ना दोस्तों। इसका मतलब हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड में कोई रोल नहीं है, ये बस डायरेक्शन देने आया है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। अब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ इशारा करने वाले का नाम होगा माइनस आई कैप, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस की तरफ इशारा करने वाले का नाम होगा माइनस जे कैप, और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस की तरफ इशारा करने वाले का नाम होगा माइनस के कैप। आई बात समझ में? बोलो फिर से। एक्स की तरफ इशारा करने वाले को आई कैप, मैं फिर से यहाँ पूछता हूँ, एक्स की तरफ इशारा करने वाले को आई कैप, वाई की तरफ इशारा करने वाले को जे कैप, जेड की तरफ इशारा करने वाले को के कैप, माइनस एक्स की तरफ इशारा करने वाले को माइनस आई कैप, माइनस वाई की तरफ इशारा करने वाले को माइनस जे कैप, और माइनस जेड की तरफ इशारा करने वाले को माइनस के कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लो दोस्तों एक फोर्स है और उस फोर्स की जानकारी यहां लिखी हुई है। समझना बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल चीज है ये, ध्यान से समझना। 10 न्यूटन का फोर्स है अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। अब यार इतना लंबा चौड़ा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ, हम चाहते हैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखें, तो हम ना इस वाले फॉर्म का सहारा ले लेंगे। हम पता क्या करेंगे, हम सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे। देखो ये मैग्नीट्यूड है, तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे। अब बताओ मैग्नीट्यूड कितना है, तो 10 न्यूटन, तो हम लोग 10 न्यूटन लिख लेंगे। उसके बाद हम यूनिट वेक्टर ढूंढेंगे। तो ये वेक्टर कौन से डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस में है। अब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर यूज होता है, माइनस के कैप, तो धीरे से माइनस के कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये माइनस साइन जो है वो बाहर आ जाएगा, -10 न्यूटन के कैप। अब जैसे ही आप किसी को बोलेंगे कि एक फोर्स है वो -10 न्यूटन के कैप है, तो इंसान समझ जाएगा कि फोर्स तो 10 न्यूटन ही है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ, अरे के कैप है ना, तो के कैप जेड एक्सिस के लिए यूज होता है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस में लगा है। मतलब 10 न्यूटन का फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस में लगा है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, क्या लग रहा है ये नेगेटिव साइन किसके साथ पैदा हुआ था, मैग्नीट्यूड के साथ कि यूनिट वेक्टर के साथ? तो भाई पैदा तो ये यूनिट वेक्टर के साथ हुआ था, यानी डायरेक्शन के साथ हुआ था। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों मेरे याद रखना कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। अगर कभी नेगेटिव साइन है भी तो वो मैग्नीट्यूड का हिस्सा नहीं होता है, वो डायरेक्शन का हिस्सा होता है। ये बात याद रखना, वेक्टर का नेगेटिव साइन उसके डायरेक्शन का हिस्सा होता है। फिर से बोलो, वेक्टर में अगर कभी नेगेटिव साइन दिखे तो उसका मैग्नीट्यूड का हिस्सा नहीं है, वो उसके डायरेक्शन का हिस्सा होता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए एग्जाम्पल के लिए कुछ और लेते हैं। जैसे मान लो वेलोसिटी, वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी दिया है 20 मीटर पर सेकेंड जे कैप। क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ? हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकेंड है अलोंग किधर, पॉजिटिव डायरेक्शन। अब जे कैप है ना, तो जे कैप वाई एक्सिस के लिए यूज होता है। अरे एक्स वाई जेड के लिए आई जे कैप, आई जे के, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस ऐसे बोल देंगे हम लोग, है ना। मान लो एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कुछ भी बोलो, चलो यहाँ माइनस और यहाँ आई कैप लगा दिया। तो दोस्तों ये माइनस साइन है एक्चुअली इस आई कैप के साथ है, तो हम बोलेंगे जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और कौन से डायरेक्शन में है, अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ कौन सा एक्सिस, तो आई कैप है, तो आई कैप एक्स एक्सिस के लिए यूज होता है, तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर दोस्तों? ठीक है। चलिए तो आई थिंक आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ होगा, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो फिर दोबारा भी आप जाके रिवाइंड करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं। तो दोस्तों वेक्टर्स को ऐड करने के मेनली दो लॉज होती हैं, दो नियम होते हैं, जिसमें से एक को हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक को हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ में जैसे मान लो कि एक वेक्टर ए है और एक बी है, तो पहले वेक्टर्स को हम सेम ऑर्डर में सजाते हैं। अब सवाल है भैया ये सेम ऑर्डर में सजाने का क्या मतलब हुआ,
तो सेम ऑर्डर में सजाने का मतलब हुआ कि जैसे एक वेक्टर है ना, तो एक के हेड पे दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल, तीसरे के हेड पे चौथे का टेल, चौथे के हेड पे पांचवे का टेल। इस तरीके से अगर आप वेक्टर को, है ना दोस्तों, खट 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 करते जा रहे हैं, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, हम बोलेंगे ये सब सेम ऑर्डर में है ना। फिर से बताओ, सेम ऑर्डर में होने का क्या मतलब हुआ कि पहले के हेड पे दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल। अब यहाँ दो ही वेक्टर है, तो हम यही करेंगे कि एक के हेड पे दूसरे के टेल को लेके आएंगे। तो उसके लिए हम इस फोटो को फिर से बना लेते हैं। ए बेचारे को यहीं पे रहने देते हैं और बी को खिसका के हम यहां लेके आते हैं। ठीक है, मतलब पैरेलल ही लेके आना है, पैरेलल लेके आना है, सही है। तो पहले वाले के टेल को आखिरी वाले, अब आखिरी में तो दूसरा ही है ना, तो पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिलाने वाला जो वेक्टर होगा वही होगा इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का सम, वही होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये अगर वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब सवाल है भाई ये आया कहाँ से? तो देखो बड़ा सिंपल सा लॉ है ये। जैसे मान लो एक आदमी है जो यहाँ से यहाँ जाता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ s1, है ना। फिर वो यहाँ से यहाँ जाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ s2। तो बताओ उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एक्चुअल में वो कहाँ से कहाँ गया भाई मेरे? तो एक्चुअल में वो यहाँ से यहाँ गया। इसका मतलब हुआ इसका और इसका जो रिजल्ट निकला है वो ये निकला है ना दोस्तों। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यही है s1 प्लस s2, है ना। और एक और बात है, दो वेक्टर्स को ऐड करने से जो वेक्टर मिलता है उसको रिजल्टेंट वेक्टर कहा जाता है, और हम चाहें तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं r से। a b और ये है दोनों का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब हुआ दोनों को ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, r का मतलब क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर? वेरी गुड। तो फिर से बताओ करना क्या था आपको ट्रायंगल ऑफ एडिशन में? पहले वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में लेके आओ, यानी एक के हेड पे दूसरे का टेल, ठीक है। फिर पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिला देना, तो जो वेक्टर आपको मिलेगा वही होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी इन दोनों का एडिशन। ठीक है, एक बात और, इसको ट्रायंगल ऑफ एडिशन हम कहते क्यों हैं भाई मेरे? तो ट्रायंगल बना है इसीलिए ट्रायंगल ऑफ एडिशन कहते हैं। लॉ को जब हमने फॉलो किया तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए अब हम बात करेंगे पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन की। तो पैरेललोग्राम में ना ऐसा खिसकाने फिसकाने की जरूरत नहीं है, दोनों वेक्टर के टेल को ही एक जगह रखिए आराम से, और दोनों वेक्टर्स को दो साइड्स मानते हुए एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना, समानांतर चतुर्भुज ड्रॉ करना। एंड यू नो कि पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है उसमें जो दो आमने सामने वाले साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ करो और इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ करो, तो पैरेललोग्राम बन गया ना। अब इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है, यानी जो टेल है, इससे होके गुजरने वाला जो डायगोनल होगा वही डायगोनल होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर? फिर से बताऊं क्या करना है? दोनों को दो साइड्स मानते हुए एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो और इसके कॉमन पॉइंट से होकर गुजरने वाला डायगोनल इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। अब एक चीज और मैं आपको बताऊं, अगर मान लो इसी को हम ट्रायंगल लॉ से सॉल्व करते तो क्या करते? इस बी को उठा के यहां से यहां लेके आ जाते, तो यहाँ पे बी आ जाता, ये बी रहता, और फिर क्या करते? पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिलाते तो ये रिजल्टेंट आता। अरे भाई तो अभी भी तो यही रिजल्टेंट है, मतलब तुम ट्रायंगल लॉ यूज करो या पैरेललोग्राम यूज करो, रिजल्टेंट जो है वो बिल्कुल सेम मिलेगा। तो अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों में से तुम कौन सा लॉ यूज करना चाहते हो। हम ज़्यादातर ये यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि दो फोटो बनाना पड़ गया ना, मतलब आपको ऐसे देगा फिर उसको ऐसे कन्वर्ट करना है, इसमें कुछ नहीं, उसमें एक ही फोटो में बस पैरेललोग्राम ड्रॉ करो फिर आपका रिजल्टेंट आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो सुविधा के अनुसार बिल्कुल, जब कभी मन करेगा तो हम ये भी यूज़ कर लेंगे, कभी मन करेगा वो भी यूज़ कर लेंगे।
दोनों से रिजल्ट एक ही आता है, लेकिन इसको पैरेललोग्राम हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पैरेललोग्राम बना है, इसको ट्रायंगल लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ ट्रायंगल बना है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मान लो दोस्तों इसका जो रिजल्टेंट सॉरी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बी है। ठीक है, आप जानते हैं ना मैग्नीट्यूड लिखने के लिए दोनों साइड में एक एक लाइन ड्रॉ करते हैं, या फिर हम ऊपर का एरो हटा देते हैं, तो ये भी मैग्नीट्यूड ये भी मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जैसे समझना ये 10 न्यूटन का फोर्स है, ये भी 10 न्यूटन का फोर्स है, मान लो लेंथ में तो लगभग दोनों सेम ही दिख रहा है, तो ये कितने का होगा ये मैं पूछना चाह रहा हूं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ये 20 होगा, लेकिन नहीं होगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ क्यों। एक मिनट, चलो आई थिंक कि तुमको ये दिखाई दे रहा होगा ठीक से, बिल्कुल दिख रहा है। अब एक काम करते हैं, हम ना इसको ये जो अपर पार्ट है इसको फिलहाल इग्नोर करेंगे, हम यहाँ से मेजर करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसको ना 10 न्यूटन का फोर्स मान लेते हैं, ये देखो। ठीक है, अच्छा क्यों हम इसको लेंथ फोर्स कह के और लेंथ से क्यों मेजर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो मान के चलो कि ये जो है ये जो लटका हुआ है ये 10 न्यूटन का फोर्स है। ठीक, चलिए अब यहाँ से मैं 10 और मेजर कर लेता हूँ, ये देखो दोस्तों 10 और मेजर कर लेता हूँ। अब ये टोटल कितना है 20, तो इसका मतलब हुआ इसका लेंथ 20 होना चाहिए, लेकिन जब तुम मेजर करके देखोगे तो ये देखो ये तो यहाँ पहुँच गया है ना दोस्तों। एक मिनट फिर से, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ ये देखो ये कहाँ पहुँच गया, ये तो यहाँ पहुँच गया, यानी ये जो रिजल्टेंट है ये तो 20 से छोटा है। आप समझ रहे हैं, 20 से छोटा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वेक्टर्स का जब एडिशन होता है तो जरूरी नहीं है कि 10 + 10 जो है वो 20 आए, वो 20 से कम भी हो सकता है। जैसे इस केस में लगभग अगर हमने यहाँ देखा था ना कितना आ रहा है, हमको लग रहा है ऐसे 20 से कम 17 के आसपास में आएगा, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, ऐसा आएगा। इवन जैसे मान लो दोस्तों ये वेक्टर ए हो और अगर कहीं ये वेक्टर बी हो जाए तब तो रिजल्टेंट ये होगा। अरे ये और ये सेम ऑर्डर में आ गया ना, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है और ये रिजल्टेंट है। अब इस केस में तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये मान लो 10 न्यूटन, ठीक, ये मान लो 10 न्यूटन, तो क्या लग रहा है ये रिजल्टेंट तो ये 20 न्यूटन है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो रिजल्टेंट तो हमको लग रहा है कि 10 न्यूटन से भी छोटा है। तो 10 न्यूटन मिल के हमको लग रहा है कि समथिंग 8 न्यूटन बना रहा है। तो यही तो कमाल है वेक्टर एडिशन का कि यहाँ 10 + 10 20 जरूरी नहीं है कि होगा, हो भी सकता है। कब होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो सवाल है कि कितना होगा फिर। तो दोस्तों उसका एक फॉर्मूला हमें याद रखना होगा, और जब तक साइंस के साथ रिश्ता है आपको याद रखना ही होगा, है ना। एक बार मैं फिर से बता दूं, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड अगर बी है, तो दोस्तों रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। हम अभी डिराइव भी करेंगे इसको, लेकिन आपको इस फॉर्मूले को एकदम रट के रखना है। वीडियो पॉज करो और रटो, जब तक याद ना हो जाए अभी आगे मत बढ़ना। ठीक है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। अच्छा ए क्या है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। बी क्या है, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। और थीटा क्या है, तो ए और बी के बीच का एंगल है। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। अब एक और बात है, मान लो ए और रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है। ठीक है, दिख भी रहा होगा, ए और रिजल्टेंट दोनों का टेल एक जगह है, तो ये अल्फा है। बी और रिजल्टेंट के बीच का एंगल बीटा है। और इस फोटो में देखें तो ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल अल्फा, बी और रिजल्टेंट के बीच का एंगल अगर बीटा है, तो दोस्तों हम tan अल्फा अगर लिखना चाहते हैं, tan अल्फा लिखना चाहते हैं, तो आप बताएं कि अल्फा किसके साथ एंगल है। तो अल्फा रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल है, रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल है।
तो ना हम ए ना लिख के हम लोग बी लिखते हैं। अरे मैं याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। फिर लिखते हैं साइन थीटा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई, अब लिखेंगे ए प्लस बी कॉस थीटा। अब ये फॉर्मूला है, याद रखना होगा, ठीक है। चलिए सिमिलरली अगर हमको टेन बीटा लिखना है तो आप बताएं कि बीटा किसके साथ वाला एंगल है। तो बीटा जो है वो तो बी के साथ वाला एंगल है, तो हम बी ना लिख के हम ए लिखेंगे। फिर लिखेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाई, अब जैसे यहाँ बी था तो यहाँ ए आया था, अभी यहाँ ए है तो यहाँ बी आएगा, बी प्लस फिर ए कॉस थीटा, ऐसा। क्लियर है? ठीक है, तो ये फॉर्मूले जो हैं आप बिल्कुल याद कर लें। एक बार मैं हट जाता हूँ, उसके बाद ही आप अगली स्लाइड में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, याद हो गया? आगे बढ़ते हैं और एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा डिराइव कर लेते हैं। ज़रूरत तो नहीं है, आप चाहें तो स्किप कर लेना इसको आगे बढ़ा के, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना, मैं बहुत जल्दी में डिराइव करा दूंगा, है ना। कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। तो सबसे पहले वेक्टर ए वेक्टर बी बीच का एंगल थीटा, फोटो को फिर से रीड्रॉ करते हैं और इसको हम यहाँ लेके जाते हैं, पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिलाते हैं और यही हमारा रिजल्टेंट, ठीक है। अब हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि हम यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और हम इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी बोलेंगे, ठीक है। अब ना हमको दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। तो क्या लिखेंगे, ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। अब ए डी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये तो रिजल्टेंट है, तो हम लिख लेते हैं रिजल्टेंट का स्क्वायर। ए सी क्या है, तो ए सी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो दोस्तों हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो पता है कि ए है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का पता नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप ना इस वाले ट्रायंगल पर फोकस करिए, मैं इधर लिखता हूँ, इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। आपको क्या पता है, आपको ये पता है कितना है, ये बी है, मतलब मैग्नीट्यूड जो है इसका बी ही है ना। तो बी है, तो हम अगर ये निकालना चाहते हैं ये, तो आप बताइए इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रिलेशन कौन देता है, साइन देता है। तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर जो है वो सी डी है और हाइपोटेनस जो है वो बी है। तो यहाँ से बताओ सी डी कितना मिला, तो वो मिला बी साइन थीटा, यानी ये जो सी डी है इट इज नथिंग बट बी साइन थीटा। क्लियर? चलिए सिमिलरली अगर हमको ये निकालना है कि ये कितना है, तो इस वाले ट्रायंगल में ये बेस है, इसके लिए ये बेस है, हमको हाइपोटेनस पता है। तो आप बताएं कि बेस और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन कौन देता है, तो वो तो कॉस देता है। तो हम लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई एच। हाँ, बेस की जगह पे बी सी लिख लो डायरेक्ट और एच की जगह पे बी लिख लो। तो यहाँ से बताओ तुमको बी सी कितना मिला, तो ये मिला बी कॉस थीटा। तो बी सी जो है इज नथिंग बट बी कॉस थीटा। क्लियर है? अब देखो दोस्तों, हमको ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, अरे ए सी लिखना है तो यहाँ से यहाँ तक लिखना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो दोस्तों ए है, क्योंकि मैग्नीट्यूड को हम लेंथ से दिखाते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक बी कॉस थीटा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस सी डी कितना है, तो वो तो बी साइन थीटा है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो, तो ए स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो 2a की जगह a और b की जगह पे पूरा b कॉस थीटा आएगा, और प्लस जब स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर b के ऊपर भी आएगा और साइन के ऊपर भी आएगा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, तो इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में हम चाहें तो बी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं,
तो ए स्क्वायर प्लस इसमें से और इसमें से बी स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो इसमें बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस इसमें बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है, या ट्रिगोनोमेट्री में जो सबसे पहला फॉर्मूला था वो यही था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। तो इस तरीके से आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपको कितना मिला दोस्तों, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये तो 1 हो गया प्लस 2ab और कॉस थीटा। क्लियर। स्क्वायर को उधर ले जाकर रूट बना दोगे तो रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यही फॉर्मूला हमको डिराइव करना था। हो गया डिराइव। चलिए ठीक है, अब वो थोड़ा एंगल वाला देख लेते हैं। तो दोस्तों ए और आर के बीच का एंगल अगर मान लो ये अल्फा है, ए और आर के बीच का एंगल कितना है, अल्फा है, तो ना तुम इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, एक सेकेंड, इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल क्या ए सी डी टेन अल्फा तुम क्या लिखोगे, तो टेन अल्फा तुम लिखोगे परपेंडिकुलर बाय बेस। हम पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, हम इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है तो विच इज बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय बेस कितना है तो ए प्लस बी कॉस थीटा, और यही तो हमको डिराइव करना था, है ना। और हम सिमिलरली लिख सकते हैं, अब सिमिलरली लिख सकते हैं कि टेन बीटा अगर लिखना होगा तो जहाँ जहाँ ए है उसकी जगह बी रखेंगे, जहाँ जहाँ बी है उसकी जगह पे ए रखेंगे, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा। क्लियर। तो ठीक है, डेरिवेशन है, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, हमको फॉर्मूले याद रखने हैं, वो याद होना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर बता दूँ, जैसे ये जो हमने सीखा ना, इस ट्रायंगल को मैं एक बार फिर से बना रहा हूँ कि ये बी था, ये थीटा था, तो ये कितना आया था बी कॉस थीटा आया था, और ये कितना आया था बी साइन थीटा। तो एक बात याद रखना दोस्तों, थीटा के सामने वाला जो साइड होगा ना, अगर आपको हाइपोटेनस पता है तो थीटा के सामने वाला जो साइड होगा, एक सेकेंड, ये बी है ना, सॉरी, हाँ, अगर हाइपोटेनस पता है विच इज बी हियर, तो थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो साइन थीटा के साथ आएगा, और थीटा से सटा हुआ जो साइड होगा वो कॉस थीटा के साथ आएगा। ये खूब यूज होता है, ये हम खूब यूज करेंगे, है ना। मैं एक बार फिर से बताऊं कि जैसे मान लो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कुछ थीटा है और ये कुछ एक्स है, तो बताओ ये कितना होगा, तो थीटा के सामने वाला है तो ये एक्स साइन थीटा हो जाएगा, और थीटा से सटा हुआ है तो ये एक्स कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना, और इस डेरिवेशन को मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख दिया है ना, सारी चीज़ें हैं, एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो। अच्छा, ये जो एंगल है ये एक्चुअली 60 डिग्री है, ठीक है। हाँ, अब ट्राई करिए। हो गया, देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ना रिजल्टेंट ड्रॉ करने आना चाहिए, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूलाबाजी से काम नहीं चलेगा। इसका जो रिजल्टेंट आएगा F1 और F2 का, उसको आपको ड्रॉ करना भी चाहिए। तो क्या करें, पैरेललोग्राम लॉ यूज करें या फिर ट्रायंगल लॉ यूज करें, तो भाई पैरेललोग्राम यूज कर लो। ट्रायंगल लॉ के लिए इसको फिर खिसकाना पड़ेगा, है ना। तो पैरेललोग्राम के लिए हम ना इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं, और इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे यहाँ ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से, और ये जो होगा वो होगा रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग नेट फोर्स भी बोल सकते हैं, फोर्स के केस में रिजल्टेंट को हम नेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रिजल्टेंट फोर्स यानी कि नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो, तो वो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए की जगह पर 10 ले लेना, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू और कॉस 60 डिग्री आएगा, ठीक है दोस्तों। तो अच्छा, जो आंसर आएगा वो न्यूटन में ही तो आएगा, क्योंकि हम फोर्स निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 100
प्लस 25 प्लस और ये 2 इंटू इसको कितना 50 लिख लो, और cos 60 डिग्री 1/2 होता है ना। और 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली ये मिल जाएगा आपको अंडर रूट कितना, तो 175 न्यूटन। तो ये हो गया आपका एफ नेट का मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर आपने सिर्फ अच्छा एक और बात है, इसको हम चाहें तो और भी तो लिख सकते हैं तोड़ ताड़ के। ये क्या 25 इंटू 7 है ये, तो 25 5 बन के बाहर निकलेगा, ये 5√7 हो जाएगा। 5√7 न्यूटन ऐसे भी चाहें तो आप लिख सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना लिख के अगर आप छोड़ देंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि ये किधर है। तो एक काम करो दोस्तों, इसको ना कुछ अल्फा बोल दो, अल्फा। अल्फा रिजल्टेंट का 10 न्यूटन के साथ एंगल है, ठीक है। तो अब ये अल्फा हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 10 अल्फा लिखना है। तो अल्फा किसके साथ वाला एंगल है, 10 न्यूटन के साथ वाला एंगल है। तो हम 10 ना लिख के 5 लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 5 साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ऐसा होता है। तो 10 प्लस 5 कॉस 60 डिग्री। ये बस मैं फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, फॉर्मूला आपको याद होगा तो आपको समझ में आता होगा कि मैंने कैसे इसको पुट किया है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5 कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो आप यहाँ पे जस्ट इसको 5/2 लिख सकते हैं। अब ये 25 हो जाएगा, है ना। तो 5 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 25/2। चलिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना दोस्तों। और 5 से ये कैंसिल होगा 5 टाइम्स में। तो अल्टीमेटली आपको आंसर मिल रहा है √3 डिवाइडेड बाई 5, है ना। तो हमको tan अल्फा मिला कितना, तो √3 डिवाइडेड बाई 5। तो अल्फा इज इक्वल्स टू कितना होगा। अब यार √3/5 के लिए तो हमको पता ही नहीं है कि एंगल कौन सा होता है। सिर्फ √3 होता है तब तो मज़ा आ जाता, हम लोग बोल देते कि अल्फा 60 डिग्री है, या 1/√3 भी होता है तो 30 डिग्री है। ये तो पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 10 को उधर लेके चले जाएंगे। और ये मैंने ट्रिगोनोमेट्री वाले लेक्चर में बताया था कि 10 जब उधर जाएगा तो वो ऐसा इनवर्स बन जाता है। तो ये हो जाएगा आपका √3/5। क्लियर है, बोलो दोस्तों। तो ये आपका मैग्नीट्यूड है और वो आपका डायरेक्शन है। अब दोनों को कंबाइन करके लिखो, तो बताओ एफ नेट क्या लिखोगे। एफ नेट लिखा जाएगा 5√7, है ना, 5√7 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स √3/5 विथ कौन सा फोर्स, ये भी लिखना होगा। तो विथ F1। अच्छा, तो F1 के साथ इधर है कि इधर है, ये भी तो बताना होगा। अरे भैया, अगर आपने सिर्फ एंगल बता दिया तब तो कोई इधर भी एंगल ले सकता है ना। तो आपको बताना होगा कि ना इधर जाना, इधर जाने का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज जाना है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये इसका पूरा आंसर है। आई होप कि कम से कम मैग्नीट्यूड तो आप भी लेके आ गए होंगे, डायरेक्शन हो सकता है कि आप मिस कर गए होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी। हो गया, देखते हैं। कह रहा है कि द एंगल बिटवीन डायरेक्शन होना चाहिए दोस्तों, ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग है। डायरेक्शंस ऑफ फोर्सेस ए एंड बी इज 90 डिग्री वेयर ए इज इक्वल्स टू 9 न्यूटन। अच्छा, मतलब ए और बी जो है वो फोर्सेस हैं, तभी तो न्यूटन में है।
ठीक है, अब लिखा भी हुआ है, दो फोर्स हैं, ए और बी, बीच का एंगल 90 डिग्री है, और बी का ए का मैग्नीट्यूड 9 न्यूटन है, बी का मैग्नीट्यूड 3√3 न्यूटन है। अब रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अच्छा, तो एक काम करो, ए और बी को ड्रॉ करो। तो दोस्तों ए जो है वो कितना है, वो 9 न्यूटन है, और बी जो है वो 3√3 न्यूटन है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है, तो हमको रिजल्टेंट बताना है, तो रिजल्टेंट जो होगा जाहिर सी बात है वो इधर होगा। तो हमको रिजल्टेंट नहीं बताना है, हमको ये बताना है कि रिजल्टेंट ए के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो ये अल्फा कितना होगा। ठीक है, अब इसको देखो हम दो तरीके से सोच सकते हैं। पहला तरीका की जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बताओ, tan अल्फा इज इक्वल्स टू 3√3 साइन। अब बताओ ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो 90 लिखोगे, डिवाइडेड बाई 9 + 3√3 और cos 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया। तो मिला जुला के आपको tan अल्फा इज इक्वल्स टू मिला 3√3 डिवाइडेड बाई 9, है ना। अब ये 3 से ये कैंसिल होगा, 3 टाइम्स में जाएगा, और √3 से दोस्तों √3 से 3 कैंसिल होगा तो √3 टाइम्स में जाएगा, ये तो पता होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप बताएं कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू कितना मिला, 1/√3। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इज इक्वल्स टू कितना मिला, तो 1/√3 है ना, तो ये तो 60 डिग्री आएगा। ये आ जाएगा कितना, तो दोस्तों ये आ जाएगा 60 डिग्रीज। क्लियर है, वेरी गुड। अब मैं बताता हूँ उसका दूसरा तरीका क्या है, सेकंड मेथड क्या है। तो देखो ऐसे केस में इतना तामझाम करने की जरूरत थी ही नहीं। इस फोटो को अगर मैं फिर से बनाऊं तो ये था आपका वेक्टर ए, ये था वेक्टर बी, और ये था रिजल्टेंट। ठीक है, तो वेक्टर ए कितना था, ये 9 था, और बी कितना था, तो ये 3√3 था। तो दोस्तों अगर ये 3√3 है तो ये भी तो 3√3 होगा, ये भी तो 3√3 होगा, और हमको ये वाला एंगल चाहिए। तो हमको तो साफ साफ दिख रहा है भैया कि tan अल्फा इज इक्वल टू होगा दिस बाई दिस, यानी कि 3√3 डिवाइडेड बाई 9, मतलब हम डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच गए, ये लिखना नहीं पड़ा हमको। और इसको सॉल्व करोगे तो 1/√3 आ जाएगा, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, तो 30 डिग्रीज। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए चलो ट्राई करो दोस्तों। ठीक है, देखते हैं। तो दोस्तों कह रहा है कि बी प्लस सी इज इक्वल्स टू एफ, है ना। तो सबसे पहले तो एक काम करो, बी कहाँ है, ये रहा, तो बी को ड्रॉ करो नीचे की तरफ, है ना। और सी कहाँ है, सी ये है। अच्छा, तो सी को लाके यहाँ ड्रॉ करो, और हम ना पैरेललोग्राम लॉ यूज करना चाह रहे हैं, तो क्या करें, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें, तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट। तो क्या ये एफ है, तो एफ मतलब एफ ऐसे थोड़े ना है, एफ तो ऐसे है, तो ये तो उल्टा आ रहा है, मतलब ये गलत हो गया, है ना। अगर आप ट्रायंगल लॉ भी यूज करते हैं तो आप क्या करते, ये तो पैरेललोग्राम था, ट्रायंगल लॉ में आप क्या करते, तो बी ये रहा, और ये जो सी है उसको आप यहाँ ला के रखते हैं, तब ना ऐसा खट खट होता है, अरे दोनों सेम ऑर्डर में आ गया, और फिर पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से आप मिला लेते हैं, है ना दोस्तों। तो ये देखो, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये रिजल्टेंट होगा जो कि बिल्कुल भी एफ तो नहीं है, ऐसे होता तब ये एफ होता, तो ये तो गलत हो गया। इसको चेक करते हैं, डी कहाँ है भाई, तो डी ऊपर है, और सी कहाँ है, तो सी इधर है, तो रिजल्टेंट किधर आएगा, तो रिजल्टेंट इधर आएगा, और बिल्कुल भी एफ तो नहीं है इधर, तो ये भी गलत हो गया। सिमिलरली बाकी भी चेक कर लो, देखो कौन सा आता है। चलिए डी कहाँ है, तो डी तो ऊपर है, ई कहाँ है, ई तो इधर है ना। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा, तो इधर आएगा, और हाँ एफ भी, ये डी था ये ई था, और एफ भी इधर ही है, तो ये एफ हो सकता है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन इसको भी चेक कर लो, बी कहाँ है भैया, तो बी नीचे है, ई कहाँ है, तो ई इधर है, तो रिजल्टेंट किधर आएगा,
तो रिजल्टेंट इधर आएगा, जो कि बिल्कुल भी एफ नहीं है ना। ये बी था और ये ई था, ये एफ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो ऐसी बात हो गई। अब देखिए कुछ केसेस डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं फॉर लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स का मतलब हुआ कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है और उनके बीच का जो एंगल होगा वो जीरो होगा, है ना दोस्तों। तो दोनों वेक्टर्स आपको दिख रहे होंगे सेम डायरेक्शन में। एक केस लेते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, तो उस केस में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। एक लेंगे अनलाइक वेक्टर्स का, तो अनलाइक वेक्टर्स का मतलब हुआ एक दूसरे का ऑपोजिट होंगे और बीच का एंगल हम 180 डिग्री लेते हैं, तो ऐसा हो गया। अब यार लाइक वेक्टर्स के केस में अगर हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा की जगह पे बस हम 0 डिग्री लेंगे एंड एवरीवन नोज कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हो जाती है दोस्तों 1। कॉस 0 डिग्री होता है 1, तो ये चीज़ तो 1 हो गया, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, तो आंसर जस्ट मिल जाएगा ए प्लस बी, है ना दोस्तों। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं। आपको पता है कॉस थीटा, आपको एक बात पता है, कॉस थीटा ज्यादा से ज्यादा 1 होता है और कम से कम -1 होता है। ये हम लोगों ने देखा था ट्रिगोनोमेट्री वाले लेक्चर में, इसीलिए मैंने ट्रिगोनोमेट्री को पहले पढ़ाया था, ताकि वहाँ के रेफरेंसेस जब हम यहाँ लें तो आपको चीज़ें समझ में आए। ये कब होता है? तो ये 0 डिग्री पे, और ये कब होता है? तो ये 180 डिग्री पे। आपको याद होगा जो आंसर 0 डिग्री पे होता है ना उसका नेगेटिव होता है 180 पे। आमने सामने आंसर्स नेगेटिव होते हैं, तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है तो कॉस 180 -1 होगा। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ, यहाँ पे कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 जो है वो कॉस थीटा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। तो आप कॉस थीटा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू लिख रहे हैं, इसका मतलब रिजल्टेंट जो होगा वो सबसे मैक्सिमम आएगा। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट सबसे मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में अप्लाइड हो। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट है कितना? तो जस्ट ए प्लस बी, यानी आप सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। हमेशा दो वेक्टर्स को सीधा सीधा नहीं जोड़ेंगे, कब जोड़ेंगे? जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर 30 डिग्री पे हैं तब तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 30 डिग्री। 60 डिग्री है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 डिग्री। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में है तो जस्ट ए प्लस बी करना, काम तमाम। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो एक ब्लॉक है और एक फोर्स इधर लगा है 3 न्यूटन का, एक फोर्स इधर लगा है 4 न्यूटन का, तो बताओ नेट फोर्स कितना लगा? मैं तो कहता हूँ ये सब नहीं भी पढ़ा होता आपने, 8th क्लास के स्टूडेंट से भी पूछोगे तो बता देगा कि भाई 3 न्यूटन इधर 4 न्यूटन इधर, तो जो टोटल होगा वो 7 न्यूटन होगा। क्यों हमने सीधा सीधा जोड़ दिया? क्यों हमने 3 + 4 = 7 कर दिया? क्योंकि दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में, और जब सेम डायरेक्शन में है तो सीधा सीधा जोड़ देना। क्लियर है दोस्तों? वेरी गुड। इस केस में आते हैं, तो आप बताइए ये जो एंगल है, सबसे पहले तो रिजल्टेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके पैरेलल एक लाइन, इसके पैरेलल एक लाइन, और ये रहा आपका रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। ठीक है, कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। आप जानते हैं कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। तब तो ये पूरा टर्म ही गायब हो गया। तब ये पूरा टर्म गायब हो गया, तो जस्ट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आपको मिल जाएगा। और हम चाहते हैं तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर इसका लेंथ a है, इसका लेंथ b है, तो कहीं ना कहीं एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो होता है। चाहे पाइथागोरस थ्योरम देख लो भैया, ये a है ये b है, तो ये कितना होगा? तो पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो फॉर्मूला नहीं भी लगाते तो पाइथागोरस थ्योरम से आ सकता था। ठीक है दोस्तों, तो ये बात एकदम हम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं ये। दो वेक्टर्स, फिर से बोलो दोस्तों, परपेंडिकुलर हैं तो रिजल्टेंट कितना होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी इफ यू हैव अ ब्लॉक एंड अ फोर्स ऑफ
4 Newton is applied in this direction and the force of 3 Newton is applied in this direction and these both forces are perpendicular. तो उस केस में अगर हमको मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए तो पहले रिजल्टेंट तो ड्रॉ कर लो। तो इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, और ये रहा रिजल्टेंट फोर्स जिसको हम नेट फोर्स भी बोलेंगे। कितना होगा, कितना होगा दोस्तों? तो वो होगा अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। और आप जानते हैं कि 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, और रूट अंडर 25 जो होगा वो 5 होता है। अब एक कमाल की चीज़ देखना दोस्तों, यहाँ पर भी 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के दो फोर्सेस थे तो रिजल्टेंट आया था 7 न्यूटन। यहाँ पर भी 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के दो फोर्सेस हैं लेकिन रिजल्टेंट आ रहा है 5 न्यूटन। इसीलिए मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि वेक्टर के केस में 3 और 4 मिलकर 7 हो, वो 7 भी हो सकता है, इवन 4 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। सब डिपेंड करेगा कि बीच का एंगल कितना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला केस देखते हैं। तो इस केस में अनलाइक वेक्टर है, बीच का एंगल 180 है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। एंड आप जानते हैं कि कॉस 180, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो कॉस 180 की वैल्यू -1 होगी। तो ये कॉस 180 की वैल्यू होगी -1। ठीक है दोस्तों, तो हम कॉस 180 की जगह -1 लिखेंगे, माइनस को आप सामने लेके आ जाइए। तो अब ये बन गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये फॉर्मूला किसका होता है? तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना दोस्तों। तो ये हो गया तुम्हारा अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इससे इसको तुम कैंसिल करोगे तो जस्ट a माइनस बी आएगा, लेकिन हमने ना a माइनस बी के साइड में दो लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इन दो लाइंस को मैंने आपको बताया ना कि मैथ्स वाले लोग इसको मॉड पढ़ते हैं, मॉड। और मैं आपको मॉड की प्रॉपर्टी बता दूं, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मॉड के अंदर 4 है तो इसका अंदर 4 आंसर 4 ही होगा, लेकिन मॉड के अंदर अगर -4 है तभी इसका आंसर 4 होगा। यानी मॉड जो है वो नेगेटिव साइन खा जाता है। मॉड से मिलने वाला जो आंसर होता है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो सवाल है कि भाई मॉड लगाया क्यों हमने? यहाँ तो हमने नहीं लगाया था। तो देखो क्यों लगाया वो मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि यहाँ हम दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं, दो पॉजिटिव चीज़ों को जोड़ रहे हैं, तो कंफर्म है कि आंसर पॉजिटिव ही आएगा। और रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। रिजल्टेंट ही नहीं, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा। याद है मैंने आपसे कहा था कि कभी नेगेटिव साइन आ भी जाए तो वो नेगेटिव डायरेक्शन का हिस्सा होता है, मैग्नीट्यूड का नहीं। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ देखो क्या है, अगर मान लीजिए हमने मॉड नहीं लगाया होता, जस्ट हमने a माइनस बी लिख दिया होता। अब अगर a बड़ा है और b छोटा है तब तो आंसर पॉजिटिव आएगा। जैसे 10 - 8 करोगे तो आंसर 2 आ जाएगा। लेकिन अगर a बड़ा हो जाए, a छोटा हो जाए और b बड़ा हो जाए, हमको क्या पता कि दोनों वेक्टर में से कौन सा वेक्टर बड़ा है कौन सा छोटा है? अरे बनाने को तो मैं इस b को भी तो बड़ा बना सकता था। तो अगर a छोटा हो जाए b बड़ा हो जाए तो 8 - 2 करोगे, 8 - 10 करोगे तब तो -2 आ जाएगा, यानी आंसर नेगेटिव आ गया, है ना। और हम जानते हैं कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने मॉड लगा दिया, ताकि कभी अगर -2 आए भी, इसका आंसर अगर -2 आए भी तो वो 2 बन जाए, क्योंकि माइनस जो होगा वो डायरेक्शन का हिस्सा होगा। हमको खाली मैग्नीट्यूड चाहिए, तो नेगेटिव को हटाओ, खाली अमाउंट बताओ कितना है। ठीक है, अच्छा सुनो भाई, अगर नहीं ये चीज़ में प्रॉब्लम कुछ भी होगा थोड़ा बहुत भी, तो दिमाग मत लगाओ, छोड़ दो। मेन बात तो ये याद रखो कि बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाले को घटाना, बस हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, क्या करना? बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना। ये मॉड वॉड लगाने की जरूरत नहीं होगी। मतलब यहाँ क्या कर रहे हैं, हम दोनों को जोड़ रहे हैं ना, यहाँ हम एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना? बड़े वाले में से छोटे वाले को। ठीक है, एक बात और,
कॉस 0 डिग्री की वैल्यू जो 1 होती है वो कॉस थीटा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है, और कॉस 180 की वैल्यू जो -1 होती है वो कॉस थीटा की सबसे मिनिमम वैल्यू होती है। मिट गया, मैं फिर से लिख देता हूँ। कॉस थीटा सबसे ज़्यादा 1 होता है और सबसे कम -1 होता है। ये होता है 0 डिग्री पे और ये होता है 180 डिग्री पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉस थीटा की सबसे मिनिमम वैल्यू रखी है, इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो भी सबसे मिनिमम होगा। ठीक है, तो मिनिमम रिजल्टेंट कितना होगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा a माइनस बी का मॉड, या मैं कहूँ कि बिगर माइनस स्मॉलर, बड़े वाले में छोटे वाले को घटा लेना, काम खत्म। ठीक है, ज़्यादा लोड मत लेना दोस्तों, यहाँ क्या है मॉड वॉड के बारे में ज़्यादा मत सोचना, बस इतना सोचना कि जब अपोजिट रहेगा ना तो एक में से दूसरे को घटाएंगे, किस में से किसको, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को। ठीक है, अब मान लो एक वेक्टर इधर 4 न्यूटन का है, एक वेक्टर इधर 3 न्यूटन का है ना, तो रिजल्टेंट कितना होगा सोच के बताओ। पहले बताओ किधर होगा, किधर होगा? अरे तो इधर होगा, बड़े वाले की तरफ ही होगा। और कितना होगा? तो इसमें से इसको घटा लेना, 1 न्यूटन आएगा। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो सबने यही किया होगा, इसी में से इसी को घटाया होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो इसमें से इसको घटाएगा -1 बोल रहा होगा, है ना। ठीक है दोस्तों, तो ये बात ध्यान रखना, क्लियर है। तो चलो कुछ बातें मैं पूछता हूँ, बताओ। यहाँ बताओ, दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हैं ए और बी, तो रिजल्टेंट कितना होता है? तो दोस्तों a प्लस बी होता है और ये सबसे मैक्सिमम होता है, याद रखना। दो वेक्टर्स a और b अगर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट कितना होता है? तो होता है √a² प्लस b²। लेकिन दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के अपोजिट हो a और b, तो रिजल्टेंट कितना होता है? तो a माइनस बी होता है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है? a माइनस बी होता है। अगर a बड़ा है तो, और अगर b बड़ा होगा तो b माइनस ए कर लेना। ठीक है, सही है। और ये रिजल्टेंट जो होता है वो सबसे मिनिमम रिजल्टेंट होता है। अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। जैसे मान लो कि एक वेक्टर ए है, बी है, तो हम ना ट्रायंगल यूज़ करना चाह रहे हैं, यानी दोनों को सेम ऑर्डर में सजा लो। तो देखो, एक के हेड पे दूसरे का टेल रख दिया हमने, खट खट। ठीक है, तब रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? तो पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिलाना, तो लाके इधर मिला दो, तो यही है रिजल्टेंट। अब देखो रिजल्टेंट इतना बड़ा आया है ना दोस्तों, वेरी गुड। अब इस बी को थोड़ा घुमाते हैं, मतलब शुरू शुरू में इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री था ना, अरे सेम डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री है। अब इसको थोड़ा घुमाते हैं, मतलब एंगल को बढ़ाते हैं। मान लो यहाँ आ गया, मान लो 30 डिग्री पे चला गया, तो अब जो रिजल्टेंट होगा वो तो ये होगा। अरे पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिलाओगे, क्या लग रहा है रिजल्टेंट छोटा हुआ कि नहीं? अरे इससे ये लेंथ में तो छोटा दिख ही रहा है, यानी रिजल्टेंट छोटा हुआ। एंगल को और बढ़ाओ, रिजल्टेंट और छोटा हो गया। एंगल को और घुमाओ, रिजल्टेंट और छोटा हो गया, और एंगल करो, रिजल्टेंट और छोटा हो गया। अब अगर और घुमाओगे तो अब रिजल्टेंट बड़ा होने लगा। तुम मुझको ये बताओ, सबसे बड़ा रिजल्टेंट कौन था? ये था। और ये कब मिला था? जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे, ये ऐसा था और ये ऐसा था, याद है? यानी सेम डायरेक्शन में मैक्सिमम रिजल्टेंट मिल रहा है। और सबसे छोटा रिजल्टेंट आपको कब मिला है? सबसे छोटा रिजल्टेंट कब मिला? ये वाला सबसे छोटा मिला था। कब मिला था? जब एक वेक्टर इधर था और दूसरा वेक्टर जो था वो इधर था, ये था, यानी दोनों अपोजिट था, है ना। ए इधर था, बी इधर था। अरे बी को घुमा के ऐसे किया था ना आपने, तो रिजल्टेंट सबसे मिनिमम मिला था, यानी अपोजिट डायरेक्शन में सबसे मिनिमम रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना दोस्तों, ये आपका सबसे मैक्सिमम रिजल्टेंट है और ये आपका सबसे मिनिमम रिजल्टेंट है। अब यहाँ से हमने क्या सीखा कि अगर दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो उनका जो उनके एडिशन का जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब ए और बी को जब ऐड करोगे तो जो रिजल्टेंट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ए प्लस बी होगा और कम से कम ए माइनस बी होगा। ठीक है, अभी देखा था हम लोगों ने मैक्सिमम रिजल्टेंट सेम डायरेक्शन में, और कितना, तो सीधा सीधा ऐड करेंगे यानी ए प्लस बी।
और मिनिमम रिजल्टेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में और कितना, तो दोनों में से एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये कब होता है भैया, मिनिमम कब मिलता है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, और मैक्सिमम कब मिलता है तो सेम डायरेक्शन में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।